हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है VCI के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं अंकित शर्मा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने हमें अपने व्यूज़, अपने रिस्पांस हम तक पहुंचाए और आपके कमेंट्स मिले, आपके मैसेजेस मिले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपके वैल्यूबल रिस्पांस के बाद हाजिर हूँ मैं मध्य प्रदेश से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्यों से आधारित इस वीडियो सीरीज़ का पार्ट 1 लेकर के। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, इसलिए दोस्तों आप कॉपी पेन लेकर बैठें ताकि जो अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन मैं हर टॉपिक के साथ देता चलूँ आप उसे नोट करते चलें और ये जो पूरा सेशन है हमारा ये काफ़ी इंटरेक्टिव, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बन सके। तो दोस्तों, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट डेट, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट से डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। राज्य स्थापना दिवस, जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश से संबंधित ये पूरा सीरीज़ है, तो मैं MP राज्य स्थापना दिवस के बारे में ही डिस्कशन कर रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। इस दिन को पूरे मध्य प्रदेश वासी बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। हम अपनी उपलब्धियों के बारे में डिस्कशन करते हैं और भविष्य की नीतियों और कैसे मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश से और आगे बढ़ाकर वाइब्रेंट मध्य प्रदेश बनाने का जो सपना, विकासशील, विकसित और वाइब्रेंट, इन दरमियान पे जो भी हमारे स्टेजेस पे हमारी सिटीज़ हैं उसको संकल्प लेते हैं और उसे पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट ईयर जब वापस से मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है तो हम ये देखते हैं कि हम किस लेवल पर वर्तमान में पहुँचे और अभी हमको कौन से माइलस्टोन्स को और तय करना बाकी है। तो देखिए दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। इस कारण से मैंने यहाँ पर ईयर मेंशन नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर मैं 3 चीज़ों को डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए पहला जो सेक्शन होगा जिसे मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ यहाँ पर वो है 1956 के पहले मध्य प्रदेश की स्थिति, और दूसरा दोस्तों सन 2000 के पहले मध्य प्रदेश की स्थिति, और 2000 के बाद से लेकर दोस्तों वर्तमान 2021 जो कि दोस्तों कोविड एरा बनकर रह गया है, इस समय तक मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है हम उसे डिस्कस करेंगे। और ये पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों मेरा इस पूरी सीरीज़ में रहेगा कि 2021 तक के जो अपडेटेड डेटा है मैं वो आप तक पहुंचाऊं और उन डेटा के आधार पर ही हम पूरे MP की एनालिसिस कर पाएँ। राइट, तो देखिए 1956 के पहले मध्य प्रदेश बनने के पहले का बैकग्राउंड क्या क्या था दोस्तों। तो देखिए थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं। आप सभी को पता है कि हमारा प्यारा देश 15 अगस्त को 1947 को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ, और गुलामी से आज़ाद होने का मतलब यही था कि दोस्तों आगे जो भारत चलेगा वो भारतीयों के द्वारा बनाए गए संविधान के आधार पर ही चलेगा। तो दोस्तों एक संविधान निर्माण समिति का गठन होता है और उस संविधान निर्माण समिति में हर क्षेत्र के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। लगभग 10 लाख की आबादी में एक व्यक्ति को चयनित किया गया था जो संविधान सभा में बैठेगा और अपने क्षेत्र विशेष का रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो भारतीय संविधान निर्माण समिति का गठन होता है और संविधान निर्माण समिति 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के अथक परिश्रम के बाद भारतीय संविधान यानी कि हमारा आइन या हमारा संविधान बनकर तैयार करती है। जिस वक्त ये संविधान निर्माण हो रहा था दोस्तों तो भारत को जस्ट आज़ादी मिली थी और हम आज़ादी की सांस लेने के क्रम में एक नवयुवक कह सकते थे। हमारा पूरा देश जस्ट आज़ाद ही हुआ था और हमारे लिए आज़ादी की जो मायने थे वो सभी के लिए हमारे देश में अलग अलग थे। तो ठीक उसी वक्त दोस्तों भाषाई आधार पर राज्यों के विभाजन का मांग, ये एक प्रस्ताव आया और इस प्रस्ताव के साथ साथ इसकी मांग बहुत तेज होने लगी। तो संविधान निर्माण हो ही रहा था, तो संविधान निर्माण समिति ने उस वक्त ही एक आयोग का गठन किया। वो था दोस्तों धर आयोग। ठीक है, धर आयोग का गठन हुआ 1948 में और 1948 में धर आयोग ने अपनी रिकमेंडेशन, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, मैं सही मायने में कहूँ तो, और उस रिपोर्ट में केवल भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया गया। मतलब भाषा एकमात्र आधार नहीं होनी चाहिए थी किसी भी राज्य को बनाने की। धर साहब ने इसका विरोध किया।
जैसे ही दोस्तों ये रिपोर्ट पब्लिश हुई हमारे पार्लियामेंट में, यानी कि उस वक्त की संविधान निर्माण सभा में, तो ये बात जब बाहर निकली तो जाहिर सी बात है जिन लोगों ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की थी वो मांग और उग्र हो गई। और उसके बाद दोस्तों इस स्थिति को संभालने के लिए JPV कमेटी का गठन किया गया। जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और वल्लभ भाई पटेल, ये तीनों प्रभुत्वशाली व्यक्तित्व आपस में डिस्कशन करके और एक निर्णय तक इन्हें पहुंचना था कि आखिर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। ये बात तो धर साहब ने कही, लेकिन ये अगर नहीं माना जाता है तो किस आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। इस समिति ने भी अपनी रिकमेंडेशन दी और लगभग यही बात सामने आई कि एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस के अकॉर्डिंग हमें राज्यों का गठन करना चाहिए। जैसे कि वर्तमान में दोस्तों हम कहीं पर नए थाना बनाते हैं, राइट। कहीं पर नया थाना क्यों बनता है? क्योंकि एक बड़े क्षेत्र, थाना क्षेत्र का जब एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा पुअर हो जाता है तो किसी क्षेत्र विशेष में जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के चैलेंजेस होते हैं वहाँ पर नए थाने का गठन कर दिया जाता है। तो दरअसल समिति ये कह रही थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव मेन होना चाहिए, ना कि भाषा। तो दोस्तों ये मांग भी सामने आई और इनकी रिकमेंडेशन भी सामने आई और उस वक्त भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग और उग्र है दोस्तों। और आंध्र प्रदेश में इसकी सबसे तेज अग्नि शुरू हुई। पोट्टी रामुलु के नेतृत्व में एक आमरण अनशन की शुरुआत हुई और उस आमरण अनशन का परिणाम यह हुआ कि रामुलु की मृत्यु हो गई आमरण अनशन के बाद। और आमरण अनशन के बाद उनकी जब मृत्यु हो गई तो यह मांग और उग्र हो गई। और उस मांग में सबसे प्रमुख आधार यह था कि जो आंदोलनकारी थे उन्होंने ये मांगा था कि मद्रास के साथ, यानी कि जो मद्रास का प्रोविंस था जिसे आज चेन्नई कहते हैं, इस प्रोविंस के साथ आंध्र प्रदेश का गठन किया जाए, तमिल और तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक किया जाए। यानी कि जो तमिल भाषी थे वो अलग हो जाएं और जो तेलुगु भाषी क्षेत्र है उनको लेकर के आंध्र प्रदेश का गठन किया जाए और उस गठन में मद्रास को भी शामिल किया जाए। जबकि JPV यानी कि उस वक्त जो प्रबुद्ध व्यक्तित्व थे उन्होंने ये कहा था कि अगर आप मद्रास छोड़ दें तो हम आंध्र प्रदेश का गठन कर देते हैं तेलुगु भाषी क्षेत्रों के आधार पर। लेकिन दोस्तों ये बात नहीं मानी गई। रामुलु की मृत्यु हुई और रामुलु की मृत्यु के बाद ये आंदोलन और उग्र हुआ। तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तो इस आधार पर, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि उस वक्त भी आंध्र प्रदेश को मद्रास नहीं दिया गया था। मतलब कि बात शासन की ही मानी गई, सरकार की ही मानी गई, जबकि आंदोलनकारी इस मांग पर डटे थे। बल्कि रामुलु का भी यही कहना था कि आंध्र प्रदेश के साथ मद्रास को भी जोड़ा जाए, लेकिन मद्रास को जोड़ा नहीं गया और बिना मद्रास के आंध्र प्रदेश का गठन किया गया भाषाई आधार पर। तो दोस्तों सबसे पहले एक कमेंट चाहूँगा आपसे, आप सभी बताएं कि इसी जगह पर कि आंध्र प्रदेश का गठन किस सन में हुआ, राइट। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी लोग कमेंट में बताइए मुझे। तो दोस्तों ये था बैकग्राउंड जो चला और आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। जैसे ही आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तो जाहिर सी बात है अन्य राज्य भी, जैसे कि गुजराती, मराठी बोलने वाले अलग, इस तरह से बहुत सारे भारत में विविधता है भाषाई आधार पर। सबकी मांग तेज होने लगी कि आप हमारे राज्य को भी इसी तरह से पृथक कर दीजिए, गुजराती बोलने वाले अलग हो जाएं, मराठी बोलने वाले अलग हो जाएं। तो दोस्तों केवल ये आधार होता तो भारत बहुत सारे राज्यों में विखंडित हो जाता, जबकि भारत नवयुवक देश था आज़ादी में और हमें उस वक्त राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता थी, ना कि विखंडन की, राइट। अगर हम भाषा के आधार पर और विखंडित हो जाते तो भारत में और भी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस सामने आते और यही प्रयास कर रहे थे JPV भी, राइट। तो देखिए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई और राज्य पुनर्गठन आयोग का जो अध्यक्ष बनाया गया वो फजल अली को बनाया गया, राइट। फजल अली ने अपनी रिकमेंडेशन दी और उस रिकमेंडेशन के आधार पर ही मध्य प्रदेश का गठन हुआ। तो राज्य पुनर्गठन आयोग, राइट, राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। इस कमेटी में 3 लोग थे, आपको कमेंट करके 2 अन्य लोगों का नाम बताना है,
राइट। जो दो व्यक्तित्व जो फजल अली के साथ साथ यहाँ पर मौजूद थे, उनका नाम आप बताइए, राइट। तो याद रखिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग की जब अनुशंसा हुई, जो रिकमेंडेशन पहुंची, वहाँ पर डिस्कशन हुआ, और डिस्कशन के बाद याद रखिएगा कि जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना तब भारत का संविधान बन गया था, और धर आयोग जब बना था दोस्तों तब भारत का संविधान बन रहा था। तो आपसे ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भारत के या भाषाई आधार पर राज्यों के संबंध में ऐसा कौन सा आयोग था जो भारतीय संविधान बनने के पहले आया था। तो वो याद रखिएगा आप लोग, एस.के. धर का आयोग था, और धर साहब ने अपनी रिकमेंडेशन रखी थी कहाँ पर, संविधान निर्माण समिति के समक्ष। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के बाद मध्य प्रदेश का गठन होता है, और मध्य प्रदेश के गठन के बाद की थोड़ी सी कहानी हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे समझनी होगी। जिस वक्त मध्य प्रदेश का गठन हुआ, मध्य प्रदेश में उस वक्त 43 जिले थे, 43 जिले थे, और यहाँ पर 3 पार्ट को मिला करके मध्य प्रदेश बनाया गया था। मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाता हूँ ये तीनों पार्ट। तो 43 जिले थे दोस्तों, 43 जिले 1972 तक चलते हैं। 1972 में 2 अन्य जिले बनाए जाते हैं, राजनांदगांव, राइट, राजनांदगांव और भोपाल। आप राजा भोज के नाम से इसे याद कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश में 1972 में जिलों की संख्या हो जाती है 45। अब दोस्तों ये 45 जिले काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। 2 अलग अलग समितियों की रिकमेंडेशन आती हैं। उस रिकमेंडेशन के आधार पर समितियां लगभग 2 अलग समितियां लगभग 16 नए जिलों के निर्माण की बात रखती हैं, और मध्य प्रदेश में 1998 में 16 नए जिलों का गठन किया जाता है, और मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो जाती है दोस्तों 55 + 16 दैट इज इक्वल्स टू 61। मध्य प्रदेश में अब तक के इतिहास में सर्वाधिक जिले 1998 में ही थे। 61 जिले मध्य प्रदेश में हो गए थे 16 नए जिले बनने के बाद। अब दोस्तों यहाँ पर आता है एक पड़ाव मध्य प्रदेश के भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से भी। मध्य प्रदेश से एक बड़ा भूभाग, मैं आगे आपको डिटेल दिखाऊंगा, और भी 16 जिले लेकर के छत्तीसगढ़ पृथक हो जाता है, और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है 1 नवंबर सन 2000 को। और मध्य प्रदेश के 16 जिले जब चले जाते हैं तो सन 2000 में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या वापस से 45 हो जाती है। अब आपको यहाँ पर ईयर वाइज और चुनाव वाइज याद रखना है। 2003 में मध्य प्रदेश में 3 जिले बनाए जाते हैं, अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर। तो अशोक, अनूप, बुरहानपुर ऐसे याद रख लीजिएगा। अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर, ये 3 नए जिले बनाए जाते हैं सन 2003 में, और मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 45 और +3 यानी कि 48 हो जाती है। फिर दोस्तों 2005, इसमें 5 और जोड़िए 2003 में, तो 2008 में इलेक्शन आता है, और फिर घोषणा होती है 2 नए जिलों की। अली सिंह याद रखिए, अलीराजपुर, और मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली। ये 2 नए जिले बनते हैं, और मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो जाती है दोस्तों 50। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो जाती है 50। इन 50 जिलों के बाद अब फिर से आपको याद रखना है इलेक्शन 2013, और यहाँ पर एक नया जिला बनाया जाता है दोस्तों, वो है इम्पॉर्टेंट, जो क्योंकि इसके पहले तक वही इम्पॉर्टेंट था, वो दोस्तों बनता है आगर मालवा, राइट, और जिलों की संख्या हो जाती है 51। और फिर दोस्तों इलेक्शन आता है 2018 में, और एक नया जिला टीकमगढ़ से अलग करके निवाड़ी बना दिया जाता है। और मध्य प्रदेश के वर्तमान स्थिति यानी कि सन 2021 तक मैं बात करूं, अभी तक तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कुल कितनी है? 52। हालांकि कुछ जिलों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने उससे संबंधित राजकीय पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। तो मध्य प्रदेश में अब तक की स्थिति के अनुसार जिलों की संख्या कुल 52 है। अब दोस्तों 52 जिलों के साथ साथ 2021 से संबंधित
या वर्तमान स्थिति संबंधित जो जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी वो दोस्तों मैं आपको यहाँ तक प्रस्तुत करूँगा। याद रखिए। तो ये दोस्तों ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था जो हमें डिस्कस करना इंपॉर्टेंट था, तो ये मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। राइट, अब मुझे ये रेज करने दीजिए और इसके बाद मैं आपको मध्य प्रदेश के 3 पार्ट दिखाता हूँ और उसके बाद हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आई होप दोस्तों अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करते चलिएगा, और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए वैल्यूएबल होगी दोस्तों तो इसे और भी लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ये और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और हम भविष्य में भी आपके लिए ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भविष्य में लेकर आते रहें। राइट, तो दोस्तों ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो केवल एक डेट से संबंधित थी। वो क्या थी? 1 नवंबर, और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 नवंबर 1956, राइट, 1956 जब मध्य प्रदेश हमारा बनकर तैयार हुआ था। ठीक, तो देखिए अब मध्य प्रदेश से संबंधित ये 3 पार्ट थे, जिन 3 पार्ट को बेसिकली मिलाकर मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप तैयार किया गया। ठीक, ये उस वक्त की इंफॉर्मेशन Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. है। जाहिर सी बात है दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से एक बड़ा सेक्शन जो मैं अगर कहूँ तो ये पूरा सेक्शन मध्य प्रदेश से एक बड़ा सेक्शन अभी हमसे अलग हो चुका है, लेकिन ये उस वक्त की परिस्थिति थी। तो पहला पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए जिसे सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था या मध्य क्षेत्र कहा जाता था, मध्य प्रदेश कहा जाता था। दूसरा दोस्तों पार्ट था वो था जिसे मध्य भारत का क्षेत्र कहा जाता था, और तीसरा पार्ट जो विंध्य प्रदेश कहा जाता था। यहाँ पर अगर सतना रीवा की बात करें तो यहाँ पे कुछ लोकल पॉलिटिशियंस के द्वारा वापस से विंध्य प्रदेश की मांग को उठाया जा रहा है। देखिए भविष्य में क्या होता है। राइट, तो यहाँ पर ये मांग उठ रही है। यहाँ पर जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं वो विंध्य प्रदेश के पृथक विंध्य प्रदेश की मांग को तेज कर रहे हैं। तो उसकी राजधानी रीवा थी। यहाँ पर जो राजधानी थी दोस्तों उसे इंदौर माना गया, और उस वक्त इस पूरे क्षेत्र की राजधानी नागपुर थी। एक बड़ा क्षेत्र अगर मैं कहूँ तो दोस्तों वो था हमारा मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र, जिसे सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार का क्षेत्र कहा जाता था। तो दोस्तों ये तत्कालीन परिस्थिति थी जब मध्य प्रदेश को इन तीनों पार्ट को मिलाकर मध्य प्रदेश के वर्तमान भौगोलिक स्वरूप को तैयार किया गया था। सो लेट अस डिस्कस सम अदर पॉइंट्स। मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश की राजभाषा है हिंदी। बहुत इंपॉर्टेंट। राइट, देखिए भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत में जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं दोस्तों भाषा संबंधित। 8वीं अनुसूची भाग 17 आर्टिकल 343 से 351 तक भारतीय संविधान में अब तक 22 राजभाषाओं का जिक्र किया गया है। ठीक, 8वीं अनुसूची भाग 17 आर्टिकल 343 से 351 तक भारत में 22 राजभाषा हैं, और हिंदी भी दोस्तों उन्हीं में से एक राजभाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इसके प्रयास किए गए थे दोस्तों। इससे संबंधित 2 दिवस यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं जो अभी प्रयासरत हैं। एक दोस्तों सबसे पहले मैं कहूँगा अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल हिंदी दिवस यानी कि हिंदी डे, और दूसरा दोस्तों यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदी दिवस, और दूसरा दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राइट, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ये 2 दिवस इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल हिंदी दिवस की बात करूं दोस्तों तो वो 10 जनवरी को हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। एक बड़ा आयोजन भारत में होता है दोस्तों ये, और भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी होता है। मैं अभी थोड़ा और डिस्कशन इसके पास तक आता हूँ। और दूसरी दोस्तों जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट डेट है वो है दोस्तों यहाँ पर सितंबर मंथ में आने वाली 14 सितंबर को मनाई जाती है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस को मनाए जाने का कारण क्या है दोस्तों कि इस दिन भारतीय संविधान में हिंदी को कामकाज की भाषा के रूप में चयनित किया गया था, यानी वर्किंग लैंग्वेज बनी थी हिंदी 14 सितंबर को, और इसलिए दोस्तों इसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस कहा जाता है। अगर मैं इंटरनेशनल हिंदी डे की बात करूं, इंटरनेशनल हिंदी दिवस की बात करूं दोस्तों, तो यह आता है 10 जनवरी को, और 10 जनवरी को इसे पूरे विश्व के लेवल पर मनाया जाता है। राइट, 10 जनवरी को इसे पूरे विश्व के लेवल पर मनाया जाता है। याद रखिए इसका जो सेलिब्रेशन है दोस्तों अब वो वैश्विक स्तर पर हो रहा है।
अगर मैं इसके संस्करण की बात करूं तो देखिए इसका 2021 का जो संस्करण होगा दोस्तों वो मध्य प्रदेश में ही होने वाला है, राइट। ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए, राइट। देवास में मध्य प्रदेश के 2021 में विश्व हिंदी दिवस का सेलिब्रेशन होगा, ये आप मान के चलिए। और दोस्तों ये इस क्रम का 12वां सेलिब्रेशन होगा, 12th सेलिब्रेशन होगा 2021 में सितंबर मंथ में होने वाला है, ये याद रखिएगा। ये भारत में होगा 2021 में मध्य प्रदेश के देवास में होने वाला है। इसके पहले अगर मैं दोस्तों 11वें सेलिब्रेशन की बात करूं तो वो हुआ था मॉरिशस में, राइट, मॉरिशस में हुआ था। ठीक, अब आप सोच रहे हो कि मॉरिशस तो विदेश है, तो दोस्तों मॉरिशस, वियतनाम, सूडान और कई सारे दोस्तों सूरीनाम, ये कई ऐसे देश हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, वहाँ पर बहुत सारे हिंदी भाषी लोग रहते हैं। तो कई सारे गिरमिटिया देश ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं, हिंदी लिखते हैं। तो यही प्रयास है दोस्तों हमारा विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने के लिए कि इंटरनेशनली हिंदी को बल मिले और हिंदी वैश्विक स्तर पर पहचाने जाने वाली भाषा बनकर उभरे। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी दोस्तों हो चुका है, हमारे जो तत्कालीन विदेश मंत्री थी स्वर्गीय श्री सुषमा स्वराज जी और एक नॉन पर्सनालिटी जो कि त्रिवेंद्रम से सांसद हैं शशि थरूर के बीच में, कि भारत की जो राजभाषा है या जो भारत की हिंदी है उसे यूनाइटेड नेशन की परमानेंट लैंग्वेजेस के रूप में क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है या क्यों शामिल किया जाए, जबकि इंडिया हैज़ नो नेशनल लैंग्वेज। आप इस डिस्कशन को सुन सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको ये बताती है कि भारत अगर चाहे तो यूनाइटेड नेशन में हिंदी को आधिकारिक भाषा बना सकता है, लेकिन उसके पीछे के क्या माइलस्टोन्स हैं उसे हमें तय करना होगा और क्या क्या जरूरत आवश्यकताएं होती हैं यूनाइटेड नेशन में किसी भी भाषा को मान्यता प्राप्त करवाने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो हिंदी से संबंधित थी। थोड़ा मैं तेज बोल जरूर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करते हुए नोट करते चलिएगा, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अब यहाँ देख लेते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश का राज गान है सुख का दाता सबका साथी। जाहिर सी बात है दोस्तों मध्य प्रदेश वासियों का एटीट्यूड भी ऐसा है, सुख के दाता हैं और सबके साथी होते हैं, राइट। 28 जुलाई 2011 को मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश गान घोषित किया था। इसके रचयिता महेश श्रीवास्तव जी, ठीक है, इन्होंने एक और पुस्तक प्रमाण मध्य प्रदेश भी रचित की है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। अगला देखिए स्वच्छता जागरूकता गान। आप सभी लोग सुबह इसी को सुन के मेरे हिसाब से उठते होंगे। मेरा मध्य प्रदेश स्वच्छता का है प्रदेश, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये एक पहल थी भारत सरकार की, और जिसमें मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 4 वर्षों तक अपना स्थान, अपना कीर्तिमान दर्ज करा रहा है। विश्व भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर लगातार 4 वर्षों से है। और उन्होंने बल्कि एक गाना भी लॉन्च कर दिया है कि पंच लगाएगा इंदौर, राइट, पंच लगाएगा इंदौर। ये गाना इंदौर में आपको सभी जगहों पर बजता मिलेगा। और ये एक तो पंच लगाएगा इंदौर, ये सॉन्ग काफ़ी फेमस, जो पूरे इंदौर में इस वक्त आपको हर जगह बजता मिलेगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक और है इसके संबंध में कि स्वच्छता मेरा मध्य प्रदेश स्वच्छता का मध्य प्रदेश, ये सॉन्ग लिखा किसने है तो एक ग्वालियर मध्य प्रदेश कैडर के ग्वालियर के कलेक्टर थे, तत्कालीन कलेक्टर, अभी वर्तमान में पता नहीं कहाँ उनकी पोस्टिंग होगी। उनका नाम था PS नरहरी साहब ने इसे लिखा था और शान ने गाया था, राइट। शान जो प्लेबैक सिंगर है उन्होंने इस सॉन्ग को गाया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो इस स्वच्छता गान से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं। तो देखिए सबसे बाहर 24 स्तूपों की आकृति है। इसके बाद एक वृत्त है, एक सर्कल है जो तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का द्योतक है। उसके बाद इसके बाद वृत्त के बाहर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है और सत्यमेव जयते। साथ ही फसलें का भी 2 प्रमुख महत्वपूर्ण फसलों का यहाँ पर जिक्र है,
दूसरा वो क्या है दोस्तों, गेहूं और धान। ये दो महत्वपूर्ण फसलों का यहाँ पर आपको जिक्र देखने को मिलेगा जब आप मध्य प्रदेश का राजकीय एम्ब्लम देखेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, ये मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। जो चीज़ें मैंने बताई, तो ये 24 स्तूपों की आकृति जो सबसे बाहर आपको दिख रही है। उसके बाद दोस्तों एक सर्कल के अंदर देखेंगे यहाँ, तो यहाँ पर आपको गेहूं और धान की बालियाँ, और साथ साथ दोस्तों ये अंदर देखेंगे तो यहाँ पर आपको पीपल का वृक्ष मिलेगा, बरगद वृक्ष, और अंदर ये सत्यमेव जयते लिखा हुआ यहाँ पर दिखेगा। और ये चिन्ह तो आप सभी इनसे परिचित होंगे, सम्राट अशोक के स्तंभ से लिया हुआ ये चिन्ह है। इसमें 4 शेर हैं, जो इसके चौथा शेर है जो इसके पीछे है, और फ्रंट में ये 1 2 3 यहाँ पर दिखाई देते हैं। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो ये मुंडको उपनिषद, आप सभी इससे भी परिचित होंगे, इससे लिया गया। तो ये इन सभी चीज़ों को मिलाकर मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह डिज़ाइन किया गया है, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक बार फिर से देख लीजिए। ये सबसे बाहर 24 स्तूपों की आकृति, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा स्तूप जो सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश में ही स्थित है। उसके बाद गेहूं की और धान की बालियां, ये मध्य प्रदेश की 2 प्रमुख फसलें हैं। देखिए, जब तक छत्तीसगढ़ पृथक नहीं हुआ था तब तक मध्य प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता था, तो बहुत ज़्यादा चावल यहाँ पर हुआ करता था। लेकिन छत्तीसगढ़ पृथक होने के बाद ये थ्योरी थोड़ी सी चेंज हो गई है, और हर बार अब अलग अलग राज्यों की अलग अलग डिटेल इन्फॉर्मेशन आती है। आप कमेंट में करके बता सकते हैं कि इस बार चावल उत्पादन में सबसे पहला स्थान किस राज्य का था, राइट। उसके बाद अंदर ये देखिए एक बरगद का वृक्ष है, उसके बाद ये सत्यमेव जयते लिखा हुआ, और अंदर ये यहाँ पर आपको सम्राट अशोक के स्तंभ से लिया गया ये चिन्ह भी देखने को मिलेगा। अब अगली इन्फॉर्मेशन देखते हैं दोस्तों कि केंद्रीय वृत्त में ये जो डिटेल ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, और अंदर बरगद का वृक्ष है। मध्य प्रदेश में राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से देखिए, 1 नवंबर 1981 को राजकीय जो पशु पक्षी वृक्ष आदि की घोषणा यहाँ पर की गई थी। तो ये डेट इंपॉर्टेंट रखिएगा, इन्फॉर्मेशन है, ये आप अपने दिमाग में रखिएगा जरूर। 25वीं वर्षगांठ जो कि 1981 में सेलिब्रेट की गई थी 1 नवंबर 1981 को, उस दिन राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और वृक्ष की घोषणा की गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, राजकीय पुष्प कौन सा है, ये है लिली, व्हाइट लिली। राजकीय नृत्य जो है राई, बुंदेलखंड का क्षेत्र का बहुत प्रमुख नृत्य है, आगे भी हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। राजकीय पक्षी दूधराज, पैराडाइज फ्लाई कैचर या शाह बुलबुल इसे कहा जाता है। राजकीय खेल, ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, 9 अप्रैल 2013 को इसे राजकीय खेल घोषित किया गया है। और दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, मलखंभ। ये एक विधा है दोस्तों, और जिसमें पारंगत लोग काफ़ी ज़्यादा, पहली बात तो अपने शरीर से मजबूत होते हैं, और दूसरा दोस्तों एक पोल में, एक खंबे में तरह तरह की कलाएं यहाँ पर दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये है पैराडाइज फ्लाई कैचर, यह है लिली, व्हाइट लिली जिसका मैंने जिक्र किया। यह है मध्य प्रदेश का राजकीय पशु जिसका नाम है बारहसिंगा, राइट, बारहसिंगा। और इसका प्रमुख जो प्राप्ति क्षेत्र है उसे डिस्कस करते हैं अभी आगे, राइट। और वहाँ पर इसे भूर सिंह भी कहा गया है। यह है दोस्तों मलखंभ, राइट, मलखंभ इम्पॉर्टेंट है। और एक विश्व मलखंभ चैंपियनशिप का आयोजन भी किया गया था दोस्तों। वो कहाँ किया गया था, अगर आप सभी जानते हो तो प्लीज़ कमेंट में तुरंत बताएं, मलखंभ का पहली विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया और किस वर्ष किया गया, राइट। विश्व मलखंभ चैंपियनशिप का आयोजन कब और कहाँ पर किया गया, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसको याद रखिएगा। अगला देखिए दोस्तों, ये है महाशीर, राइट, ये मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है। महाशीर इंपॉर्टेंट है, राइट, इसको देख लीजिए। इसे राजकीय मछली इसलिए घोषित किया गया दोस्तों क्योंकि इसका जो परसेंटेज था वो दिन प्रतिदिन कम होता चला जा रहा था, इसकी संख्या कम होती जा रही थी। और दोस्तों इसके संवर्धन की सूची में, संरक्षण की सूची में इसे रख दिया गया है, और इसलिए इसे राजकीय मछली महाशीर घोषित किया गया है। अगला देखिए दोस्तों, यह है मध्य प्रदेश की राजकीय फसल, यह है सोयाबीन। इससे संबंधित कुछ और इन्फॉर्मेशन हम आगे देखेंगे, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी, पुष्प, पशु और खेल, मछली और फसल से संबंधित। अगला देखिए, मध्य प्रदेश में जैसे मैंने डिस्कशन किया दोस्तों, हम लोगों के मध्य प्रदेश का ये राजकीय खेल मलखंभ घोषित हो चुका है। तो इससे संबंधित एक एकेडमी की भी शुरुआत हुई है उज्जैन में। और उज्जैन में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में राजकीय मलखंभ एकेडमी कहाँ बनके तैयार हुई है, तो वो दोस्तों उज्जैन में
राजकीय नाट्य यानी कि नाटक क्या है, तो इसका नाम है दोस्तों माच। इंपॉर्टेंट है ये, राइट। और दोस्तों इसका जो प्रमुख क्षेत्र था दोस्तों वो है मालवा। जो मालवा उत्सव होता है दोस्तों, आगे डिस्कशन करेंगे कि मालवा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, किन क्षेत्रों में विशेष रूप से मनाया जाता है, और एमपीपीएससी में कई बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो मालवा उत्सव में इस नाटक का यानी कि माच का जरूर मंचन किया जाता है, तो इसे याद रखिएगा। राजकीय मछली महाशीर मैंने आपको बताया, नर्मदा नदी इसका प्रमुख प्राप्ति स्थल है जहाँ पर ये पाई जाती है। इसे टोर इसका साइंटिफिक नेम कहा जाता है, और 2011 में इसे राजकीय मछली का दर्जा दिया गया महाशीर को। राजकीय पशु बारहसिंगा ब्रेडरी प्रजाति का है, और इसका प्रमुख जो प्राप्ति स्थल है दोस्तों वो कान्हा किसली राष्ट्रीय वन उद्यान मंडला। और अगर आप जाएंगे कान्हा किसली राष्ट्रीय वन उद्यान तो उसके जो मेन गेट है वहाँ पर आपको भूर सिंह का एक मोन्यूमेंट टाइप का, एक स्टैचू टाइप का दिखेगा, राइट। तो याद रखिएगा। राजकीय वृक्ष बरगद है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में अब सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसमें कुछ अभी नए अपडेट्स आए हैं। देखिए पहला तो मध्य प्रदेश में 3 विश्व धरोहर स्थल हैं। तो देखिए आपको ये जरूर याद रखना चाहिए कि एमपी में कितने हैं और भारत में कितने हैं, और भारत के कितने राज्यों में नए क्षेत्रों को शामिल किया गया। तो आप कमेंट करके बताएं कि वर्तमान में भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी हैं। तो मध्य प्रदेश में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उसमें सबसे पहला खजुराहो 1986 पर बनकर बनी थी या घोषित की गई थी। उसके बाद सांची 1989, और उसके बाद 2003 में भीमबेटका की गुफाएं। ये दोस्तों प्राग ऐतिहासिक कालीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर शैल चित्र देखने को मिलते हैं भीमबेटका में। आगे हम डिस्कशन करेंगे और इसे देखें भी दोस्तों कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, और क्यों कहा जाता है दोस्तों कि यहाँ पर मानव ने अपनी पहली कला के साक्ष्य छोड़े थे, राइट। तो देखिए इसमें अपडेट क्या है कि मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक कला शहर ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को ने अपने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर टीम आएगी और वो डिज़ाइन करेगी इसको, और इस महल को भी अब जो इसमें कमियां आ गई हैं उनकी भी देख रेख करेगी। देखिए जो भी शहर दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित हो जाता है उससे उसे फंडिंग मिलने लगती है यूनाइटेड नेशन की, और यूनाइटेड नेशन की फंडिंग मिलने के बाद जाहिर सी बात है जो उसकी वर्तमान स्थिति है उससे अच्छी स्थिति हो जाती है किसी भी ज़िले की, किसी भी महल की, या किसी भी ऐसी साइट की जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाता है, क्योंकि इसकी देख रेख का जो पैसा खर्च करने लगता है वो दोस्तों यूनाइटेड नेशन करने लगता है, राइट। तो इस तरह से 2 साइट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, पहली साइट जो दोस्तों ग्वालियर, और दूसरा दोस्तों राजा राम की नगरी कहा जाता है, या यहाँ पर जो है दोस्तों मध्य प्रदेश का एक पहाड़ियों से घिरा प्राकृतिक स्थल ओरछा इम्पॉर्टेंट है। तो ओरछा और ग्वालियर इन दोनों का अब जो देख रेख है वो यूनाइटेड नेशन की जो यूनेस्को संस्था के दरमियान या उनके तत्वाधान में आगे होता जाएगा, और ये मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। आगे देखते हैं, मांडू यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के लिए प्रस्तावित है एक नई साइट। मांडू जानते हैं दोस्तों जिसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, राइट, सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। यहाँ पर रानी रूपमती और राजा बाज बहादुर की प्रणय कथाओं के लिए फेमस है, और यहाँ पर मांडू का महल बहुत इंपॉर्टेंट है जगह। तो इसे भी विश्व धरोहर सूची के लिए जो नॉर्म्स हैं उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब दोस्तों वहाँ की जो एक टीम आती है वो देखिए कब तक मांडू को विश्व धरोहर सूची में शामिल करती है। तो देखिए मध्य प्रदेश के कई उपनाम हैं। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश, ये मध्य प्रदेश नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। हृदय प्रदेश कहा जाता है क्योंकि ये मध्य प्रदेश भारत के हृदय में है, सेंटर में है, सेंट्रल इंडिया इसे दूसरा नाम, लघु भारत तीसरा नाम, डायमंड स्टेट चौथा नाम, 5वां नाम दोस्तों सोया स्टेट, और एक नाम और दोस्तों वो है नदियों का मायका, राइट, नदियों का मायका भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। ये इसके कुछ उपनाम हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं जिनसे मध्य प्रदेश की पहचान पूरे भारत में है। अगला देखिए, मध्य प्रदेश पूर्ण तरह से भू आवेष्टित प्रदेश है, यानी कि मध्य प्रदेश लैंड लॉक्ड कंट्री है। किसी भी तरीके से कोई भी समुद्री सीमा को मध्य प्रदेश स्पर्श नहीं करता, अर्थात मध्य प्रदेश पूरी तरह से लैंड लॉक्ड कंट्री है। अगर आप भारत के मैप में देखें, राइट, भारत के मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मध्य प्रदेश की जो स्थिति है दोस्तों वो
पूरी तरह से भू आवेष्टित है, राइट। मध्य प्रदेश पूरी तरह से भू आवेष्टित प्रदेश है। मध्य प्रदेश यहाँ स्थित है और इसके चारों ओर कोई भी समुद्री सीमा नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश यहाँ पे भारत के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो यहाँ पर दोस्तों अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, और दोस्तों इन दोनों को संयुक्त रूप से हिंद महासागर कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश हमारा प्रदेश यहाँ पर स्थित है और इस तरह से एमपी पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड कंट्री है। ओके, आगे देखिए, सॉरी स्टेट है। मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है दोस्तों वो 308,252 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का। और जब इसे हम प्रतिशत के रूप में देखते हैं तो भारत के कुल क्षेत्रों में फल में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 9.38% शेयर करता है, राइट। सन 2000 में मध्य प्रदेश से लगभग 30.47% भाग लेकर, तत्कालीन मध्य प्रदेश का 30.47% भाग लेकर के छत्तीसगढ़ नया राज्य बन गया था। तो 2000 के पहले तक मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है। अब की बात करूं दोस्तों 2021 की, तो उसके बाद भारत में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान है और पहला स्थान हो गया दोस्तों राजस्थान का। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। मध्य प्रदेश 21/4 से 26/6, 74/1 से 82/48 के बीच है स्थित। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा जानकारी और ले लीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखिए इससे डिटेल में और नेक्स्ट आपको स्लाइड में देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर एक मैप है उसमें डिस्कशन करते हैं। इस तरह से मध्य प्रदेश का विस्तार लगभग 5 डिग्री का है, राइट। मध्य प्रदेश के पूर्व और पश्चिम भाग में लगभग 34 मिनट का डिफरेंस हो जाता है, टाइम का डिफरेंस हो जाता है। कैसे होता है डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश के 14 जिलों को स्पर्श करती हुई कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों को और मध्य प्रदेश के 14 जिलों को स्पर्श करती हुई कर्क रेखा गुजरती है। देखते हैं इसको भी। मध्य प्रदेश की जो मध्याह्न रेखा है, भारत की जो मध्याह्न रेखा यानी कि जो भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन है, टाइम है, वो 82.5 डिग्री की जो लाइन है वो मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से गुजरती है। इसको भी देखते हैं दोस्तों आगे चल के। उत्तर से दक्षिण की लंबाई मध्य प्रदेश की 605 किलोमीटर है, राइट। और दक्षिण से मतलब पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 870 किलोमीटर। यानी कि मैं उत्तर से दक्षिण देखूं तो मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है ये है दोस्तों 605 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश की अगर मैं पूर्व से पश्चिम की लंबाई देखूं तो ये है 870 किलोमीटर। तो यहाँ के इस एनालिसिस के बाद हम एक चीज़ कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा है और उत्तर से दक्षिण में कम चौड़ा है, राइट। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। राज्य जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है। अगर 2011 की जनगणना की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन थी वो 7.26 करोड़ थी। जाहिर सी बात है दोस्तों इसमें वृद्धि हुई होगी। अभी जनगणना के नए डेटा आ रहे हैं, राइट। 2021-22 की जनगणना का काम जस्ट शुरू ही होने वाला था दोस्तों, लेकिन बीच में कोविड आ गया और उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें रोक दी हैं जो भारत में होनी चाहिए थी। तो अगर मैं 2021-22 की जनगणना के संबंध में कहूँ तो ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना है। आप कमेंट करके बताइए कि इस बार की जो जनगणना में प्रश्न पूछे जाने हैं उनकी संख्या कितनी है। मेरे प्रश्न को आप समझ गए होंगे कि इस बार जनगणना जब होती है दोस्तों तो उसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों की संख्या इस बार कितनी है। और भारत की पहली डिजिटल जनगणना इस बार होने वाली है और इसके डेटा जब सामने आएंगे तब हमें भारत की वर्तमान वास्तविक स्थिति के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट, साक्षरता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 28वां स्थान है। ये फिगर बिल्कुल भी अच्छा नहीं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। और लिंगानुपात की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 20वां और एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। और दोस्तों ये मध्य प्रदेश की एक तरह से धरोहर भी है और मध्य प्रदेश सरकार इनके लिए कई सारे प्रोग्राम भी चला रही है। आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि एसटीज पॉपुलेशन को संवर्धित करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, उनकी जो एक अनूठी जीवन शैली है उस जीवन शैली का संरक्षण करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार क्या क्या कर रही है, इसके बारे में हम हर एक प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन करेंगे आगे चल के। तो देखिए राज्य की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के 5 राज्य हैं। पहला नॉर्थ में उत्तर प्रदेश, साउथ में महाराष्ट्र यानी दक्षिण में महाराष्ट्र, ईस्ट में है छत्तीसगढ़,
साउथ वेस्ट या वेस्ट और साउथ वेस्ट मानूँ तो गुजरात, नॉर्थ वेस्ट में दोस्तों राजस्थान, ये मध्य प्रदेश से को स्पर्श करने वाले 5 राज्य हैं। और इन्हीं आधार पर कहते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से स्पर्श होती है और किसी भी जलीय सीमा को स्पष्ट मध्य प्रदेश स्पर्श नहीं करता। और इन्हीं आधार पर मध्य प्रदेश पूर्ण तरह से भू आवेष्टित प्रदेश है। राइट, पूर्ण तरह से भू आवेष्टित प्रदेश है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश की जो स्पर्श करती है वो उत्तर प्रदेश की, और सबसे कम सीमा गुजरात की। 2 जिले मध्य प्रदेश के हैं, अलीराजपुर और झाबुआ। ये 2 जिले मध्य प्रदेश के हैं जो गुजरात की सीमा को स्पर्श करते हैं, और सर्वाधिक जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये है हमारा प्यारा भारत, और भारत में ये है दोस्तों पहला, अगर मैं यहाँ देखूँ, थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, राइट, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश यहाँ पर देखने को मिलेगा। राइट, ये है हमारा यूपी, ठीक, सॉरी, ये है यूपी, ओके, ये है राजस्थान, ये है गुजरात, ये है दोस्तों महाराष्ट्र, और ये है छत्तीसगढ़। ये मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले आपके 5 राज्य हो गए। और आप देखेंगे दोस्तों तो ये बड़ी सीमा मध्य प्रदेश की जो स्पर्श होती है उससे सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश से स्पर्श होती है। और ये है दोस्तों हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, सुख का दाता सबका साथी। राइट, तो ये 5 राज्य हो गए जो मध्य प्रदेश को चारों ओर से स्पर्श करते हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश की, ये मध्य प्रदेश का ब्लैंक मैप है। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, मैं अगर यह पॉइंट ऑफ व्यू करता हूँ तो जो भारत की जो भूमध्य रेखा है, अगर मैं यहाँ देखूँ तो अगर मैं भारत के पहले विस्तार के बारे में बात करूँ आपसे, राइट, भारत के विस्तार के बारे में बात करूँ तो दोस्तों ये, अगर मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँ तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से, राइट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच हमारा प्यारा भारत स्थित है। राइट, याद रखिएगा भूमध्य रेखा 0 डिग्री कहलाती है, और जो भूमध्य रेखा से भारत लगभग 8 डिग्री 4 मिनट से भारत की मुख्य भूमि शुरू होती है। और भारत में अगर मैं अंडमान निकोबार यानी कि इंदिरा पॉइंट की बात करूं दोस्तों, इंदिरा पॉइंट है जो अभी नष्ट भी हो चुका है, उसका बहुत बड़ा सेक्शन, वो 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। तो भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से, और भारत का जो इंदिरा पॉइंट है यानी कि जो अंडमान निकोबार का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट यानी कि दक्षिणतम बिंदु है भारत का, वो है 6 डिग्री 4 मिनट से, और 0 डिग्री इक्वेटर से 6 डिग्री 4 मिनट से भारत की शुरुआत हो जाती है। अब दोस्तों यहीं पर मध्य प्रदेश स्थित है, और मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार भी यहाँ पर जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया, ये मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार है। राइट, ये हमेशा ऊपर यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं, ये दोस्तों नॉर्थ, यहाँ पर ये नीचे साउथ, ये दोस्तों यहाँ पर हमारा ईस्ट, ईस्टर्न पार्ट, ये ईस्ट, और यहाँ पर दोस्तों ये वेस्टर्न पार्ट है। तो एक प्रश्न आता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो दोस्तों ये है मुरैना। ठीक, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, सॉरी दक्षिणी जिला है दोस्तों, तो ये है बुरहानपुर। राइट, ये है बुरहानपुर, ये मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी, सॉरी दक्षिणी जिला है। उसके बाद मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला देखें, वेस्टर्न मोस्ट, तो ये है दोस्तों अलीराजपुर। और सबसे पूर्वी जिला आप सभी जानते होंगे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली। ठीक, तो ये मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला हो गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आप यहाँ पर मुरैना, यहाँ पर अलीराजपुर, यहाँ पर बुरहानपुर और यहाँ पर सिंगरौली, इनको स्पर्श करने वाले जिले और साथ ही साथ स्पर्श करने वाले राज्य जरूर अलग से मेंशन कर लें। अपनी कॉपी में फिगर बनाएं, मैप बनाएं और मैप से जरूर याद रखें। इस तरह के पेपर में प्रश्न आने की पूरी संभावना है दोस्तों। जितने भी हमारे तटवर्ती जिले हैं उनसे स्पर्श होने वाले राज्य और उन जिलों को स्पर्श करने वाले जिलों के बारे में प्रश्न लगातार पूछे जाने की संभावना है और पूछे भी गए हैं दोस्तों। तो ये आपके लिए एक होमवर्क टाइप का है, इस होमवर्क को आप लोग करेंगे जरूर। मुरैना से टच होने वाला यहाँ देख लीजिए, यहाँ राजस्थान है, उत्तर प्रदेश,
फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर अलीराजपुर को राजस्थान भी स्पर्श करता है क्या? क्या गुजरात भी स्पर्श करता है? बुरहानपुर को कौन स्पर्श करता है? ठीक है, सिंगरौली इसी तरह से इनको छत्तीसगढ़ या यूपी स्पर्श करता है कि नहीं करता? तो आप इस तरह से एक माइंड मैप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, या तो आप इस तरह से बना सकते हैं, यहाँ पर लिखें नॉर्थ, यहाँ पे लिखें साउथ, यहाँ पे लिखें ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, फिर नदर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट जिलों के नाम, उनको स्पर्श करने वाले राज्य, और साथ ही साथ उन जिलों को स्पर्श करने वाले जिलों के नाम भी आपको जरूर बनाने हैं, ताकि एक भी प्रश्न आपका गलत पेपर में ना हो। राइट, आगे देखते हैं दोस्तों। राज्य की विधायिका एक सदनी है, यानी कि मध्य प्रदेश में एक सदनी विधानसभा यहाँ पर बनी हुई है, यानी कि विधान परिषद का गठन अब तक मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। हालांकि इसके पहले इसकी सुगबुगाहट तेज हुई थी, लेकिन देखिए भविष्य में आगे क्या होता है। तो मध्य प्रदेश में एक ही विधानसभा है और जिसमें 230+1 सदस्य हैं, 230 विधानसभा की सीट है। एक सीट एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट है, इसके विषय में भी अभी लगातार सोचा जा रहा है, इसे रखा जाए या ना रखा जाए, क्योंकि भारत सरकार ने लोकसभा में इसे संशोधित कर दिया है। आपको पढ़ना है इसी जगह पर। अगर आप जानते हैं इस विषय में कि अगर एंग्लो इंडियंस के संबंध में भारत सरकार ने अभी क्या निर्णय लिया है, तो आप इसी जगह पर जहां अभी हमारा डिस्कशन चल रहा है, इस डिस्कशन के साथ साथ अपना कमेंट यहां पर जरूर पोस्ट करें। विधानसभा में अनुसूचित जाति और के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 35 और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की संख्या 47 है। तो इसे कैसे याद रखेंगे दोस्तों? देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में 231 सीट्स हैं टोटल। ठीक, तो आप इसको 230 लीजिए, मैं अभी बोलता हूं क्योंकि एक एंग्लो इंडियंस है। 230 सीटें जिन पर चुनाव होता है। 230 सीटों में 35 सीटें जो हैं वो एससी कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं और 47 जो है वो एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब। ये एससी यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। तो अगर मैं दो तरह से आरक्षित सीटों की बात कर लूँ तो 35 + 47 आप कर देंगे, राइट। 35 + 47 यहाँ पर करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको एक फिगर मिलेगा देखने को, ये है दोस्तों 82 सीट्स, राइट। 82 सीट्स भारत में मध्य प्रदेश में ऐसी हैं जो आरक्षित हैं, यानी कि यहाँ पर आरक्षित वर्ग के लोग ही इन जगहों पर चुनाव लड़ते हैं। और इसका जो मूल्यांकन होता है, इसका जो निर्धारण होता है दोस्तों, वो पॉपुलेशन बेस्ड होता है। ये साइंटिफिक तरीके से इसमें एक प्रोसेस बनाई गई है, तो ये याद रख लीजिएगा आप। उसके बाद लोकसभा के सदस्यों की संख्या 29 है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि 29 लोकसभा की सीट हैं और 11 राज्यसभा की 11 सीट है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, 29 11 230। 29 लोकसभा, 11 राज्यसभा और 230 विधानसभा। ये 29 11 30, इन 29 11 230 इसको आप 2-3 बार बोलिए, 29 11 230, 29 11 230 आपको याद हो जाएगा, तो याद रखिएगा। अब इसमें अगर हम देखें इन 29 सीट्स में अगर देखें तो 29 सीट में 4 सीट्स जो हैं वो एससी कम्युनिटी के लिए और 6 सीट दोस्तों एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व हैं। तो अगर इस तरह से देखूं तो टोटल रिजर्व सीट्स कितनी होगी दोस्तों? 10। 4 + 6 = 10। तो बची 19 सीट्स जो अनारक्षित हैं, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश की एक इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ से डिटेल मैंने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि मध्य प्रदेश में 1972 में राजा भोज की नगरी बनाई गई भोपाल। और इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन, व्यावसायिक राजधानी मध्य प्रदेश की इंदौर है, खेल राजधानी मध्य प्रदेश की ये भी इंदौर है, ऊर्जा राजधानी ये है दोस्तों सिंगरौली, और सिंगरौली में भी दोस्तों जगह है बेढ़न। यहाँ पे विंध्यनगर, रेहंद्रनगर, शक्तिनगर में दोस्तों एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के बहुत वृहद स्तर के दोस्तों प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं। और इन प्रोजेक्ट्स का जो परिणाम निकल के आया है दोस्तों कि मध्य प्रदेश वर्तमान में एनर्जी सरप्लस स्टेट बन चुका है, यानी कि मध्य प्रदेश को अपनी आवश्यकताओं से अधिक एनर्जी जनरेट कर रहा है और दोस्तों मध्य प्रदेश एनर्जी बेच भी रहा है अन्य राज्यों को, जिससे मध्य प्रदेश की आमदनी भी हो रही है। तो याद रखिएगा, सिंगरौली मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। संगीत राजधानी दोस्तों ये है मैहर, अलाउद्दीन खां साहब की नगरी, याद रखिएगा। मैग्नीज राजधानी बालाघाट। संस्कार धानी मध्य प्रदेश की जबलपुर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस, राइट, जहाँ पर कई प्राकृतिक
छटाओं को बिखरते हुए प्लेसेस आपको देखने को मिलेंगे। धुआंधार भेड़ाघाट, ग्वारी घाट, ये संगमरमर की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। जबलपुर संस्कारधानी बहुत ही अच्छा प्लेस है ये। नेक्स्ट, ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी, ठीक, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कहा जाता है पचमढ़ी को, और पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। आगे डिस्कशन और करूंगा इसके संबंध में। सर्वाधिक अंतर राज्य सीमा को स्पर्श करने वाला जो जिला है दोस्तों वो है नीमच। मैप में देखिएगा, राजधानी से सटे 5 जिले गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर और राजगढ़, ये आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, ऐसे भोपाल बनाइए, भोपाल का नॉर्थ, भोपाल का साउथ, भोपाल का ईस्ट, वेस्ट, और फिर देखिए कि कौन कौन से जिले भोपाल को स्पर्श कर रहे हैं, ताकि एक भी प्रश्न दोस्तों ऐसा भी अगर एग्जामिनर बना के दे देता है तो आपसे गलत ना हो, राइट। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों वह है धूपगढ़ 1350 मीटर, जो कि सतपुड़ा महादेव पर्वत की सतपुड़ा श्रेणी में। अगर मैं एमपी की बात करूं दोस्तों तो मध्य प्रदेश में ऊपर आपको यहाँ पर विंध्यन रेंज दिखेगी, ठीक, विंध्यन रेंज दिखेगी। 20 से दोस्तों यहाँ पर अनूपपुर के पास से नर्मदा नदी निकलेगी, और उसके बाद दोस्तों सतपुड़ा रेंज है। सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार मैकल पर्वत के नाम से जाना जाता है। वैसे ही यहाँ पर कैमूर श्रेणी और भांडेर श्रेणी आपको देखने को मिलेगी। विंध्यन पर्वत के विस्तार में भी कैमूर श्रेणी और भांडेर श्रेणी देखने को मिलेगी। भांडेर और कैमूर श्रेणी मिलेगी। ये है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत, राइट, ये सतपुड़ा है, ये विंध्यन पर्वत है। यहाँ से नर्मदा नदी निकल रही है, ठीक, नर्मदा नदी, और यहाँ से नीचे दोस्तों मुल्ताई बैतूल से निकलती है ताप्ती नदी, राइट। तो सतपुड़ा के नीचे ताप्ती की घाटियाँ हैं, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा की घाटी हैं, और दोस्तों नर्मदा की घाटी भ्रंश घाटी है। भ्रंश घाटी क्या होती है आगे डिस्कशन करते हैं हम लोग, आगे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे पूर्वी विस्तार को दोस्तों मैकल पर्वत कहा जाता है, और यहीं पर दोस्तों जो मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है वो पड़ती है धूपगढ़ 1350 मीटर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीनतम जो श्रेणी है दोस्तों विंध्यन रेंज। विंध्यन रेंज बहुत पुरानी है दोस्तों। हिमालय पर्वत सबसे नवीन पर्वत है भारत का, और अगर मैं हिमालय से कंपेयर करूं तो हिमालय बहुत नया है कंपेयर टू विंध्य। अगर मैं विंध्य से कंपेयर करूं तो सतपुड़ा नया है विंध्य के कंपैरिजन में भी। विंध्य श्रेणी अब बूढ़ी हो चली है। जिस तरह से अगर आप राजस्थान और मध्य प्रदेश और दिल्ली की सीमा पे, गुजरात की सीमा पे स्थित अगर आप देखें तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी पर्वत श्रेणी थी और बहुत पुरानी पर्वतमाला है दोस्तों। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा विस्तृत है। उसका नाम आप बताइए, जिस पर सबसे ऊंचा एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है माउंट आबू, राइट, माउंट आबू। और माउंट आबू का जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है गुरु शिखर, ठीक है, गुरु शिखर। और ये किस पर्वत पे पड़ता है अगर आप कमेंट कर में बताएं तो एक अच्छा इंटरेक्शन हमारे और आपके बीच में चलता रहेगा। मैं कमेंट्स आपका इंतजार कर रहा हूँ कमेंट का। तो मध्य प्रदेश भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत यही है दोस्तों। और अगर मैं मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो दोस्तों विंध्यन रेंजेस ओल्डर देन द सतपुड़ा एंड कंपेयर टू द हिमालयन रेंजेस, ओके। तो सबसे नवीनतम पर्वत मध्य प्रदेश का सतपुड़ा ही है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी नर्मदा है, जिसका प्रभाव क्षेत्र मध्य प्रदेश में 1077 है। मैं इसे कैसे याद रखता हूँ, याद रखिएगा 1077 बटे टोटल 13-12 किलोमीटर। 13-12 दोस्तों ये मध्य प्रदेश ये टोटल बहती है अन्य राज्यों में, क्योंकि ये अंतर राज्यीय नदी है। आप जानते हैं गुजरात में एक बड़ा प्रोजेक्ट इस पर चल ही रहा है, जहाँ पर जिसके तट पर आपने देखा होगा भारत की नहीं विश्व की सबसे ऊंची चोटी स्टैचू ऑफ यूनिटी बनकर तैयार हुई है, राइट। सरदार सरोवर डैम भी बनाया गया है, तो ये आप सभी जानते हैं। तो आगे इसके बारे में डिस्कशन वर्थ इट नहीं होगा। देखिए, सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यही है कि मध्य प्रदेश में ये 1077 किलोमीटर बहती है, और इसलिए मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी यानी जीवन रेखा मानी जाती है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी हम लोगों के यहाँ बहुत पूजनीय है। नर्मदे हर का नारा यहाँ पर बुलंद किया जाता है, और हर साल फेस्टिवल भी मनाया जाता है जिसे कहा जाता है नर्मदा महोत्सव। इस बार का नर्मदा महोत्सव कहाँ मनाया गया आप कमेंट करके बताइए, और उसकी थीम क्या थी दोस्तों, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जा सकती है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, नर्मदा महोत्सव और उसकी थीम। नेक्स्ट, ये नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच रहती है,
और भ्रंश घाटियों का निर्माण करती है। मैं आगे कुछ जियोग्राफिकल फैक्ट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तब मैं आपको डिस्क्राइब भी करूंगा दोस्तों कि आखिर ड्रिफ्ट वैली के बनने का कारण क्या होता है, ड्रिफ्टिंग की प्रोसेस जो होती है दोस्तों उसके पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या होता है, आगे डिस्कशन करेंगे। गुजरात के भरूच जिले में जाकर गिरती है। तो दोस्तों ये जो बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर दो खाड़ियाँ मध्य प्रदेश भारत में के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको रन अवकक्ष मिलेगा और ये दोस्तों पड़ेगी खंभात की खाड़ी। तो खंभात की खाड़ी में यहाँ पर ये नर्मदा और यहाँ से आने वाली ताप्ती और यहाँ से निकलने वाली तीसरी नदी है माही, राइट। माही नदी के बारे में डिस्कशन करेंगे। माही नदी जो है वो धार जिले से निकलती है और ये दोस्तों कर्क रेखा को दो बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर स्पर्श होती हुई निकलती है। और कर्क रेखा काल्पनिक रेखा है, आप सभी जानते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहा जाता है। आगे डिस्कशन में हम और डिस्कस करेंगे इसके संबंध में भी। तो यहाँ पर माही नदी जो मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये 3 नदियाँ हैं दोस्तों भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से या एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं जो उल्टी बह रही हैं। बाकी नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों वो उत्तरमुखी है और इसलिए कहा भी जाता है कि जो मध्य प्रदेश का ढाल दोस्तों वो उत्तरमुखी है। और मध्य प्रदेश की मैक्सिमम नदियाँ गंगा नदी तंत्र यानी कि गंगा के बेसिन पर जाकर अपना पानी छोड़ती हैं, यानी कि या तो यमुना नदी में अपना पानी गिराती हैं या डायरेक्ट गंगा नदी में जाकर के अपने जल को समाहित करती हैं, प्रवाहित करती हैं। आगे देखिए तो ये खंभात की खाड़ी जो कि अरब सागर में स्थित है, यहाँ पे दोस्तों आप जानते हैं यहाँ पे अरेबियन सी है। नेक्स्ट देखिए मध्य प्रदेश के निकटतम बंदरगाह दोस्तों वो मुंबई, निकटतम द्वीपीय देश श्रीलंका, मध्य प्रदेश के सबसे पहले सूर्योदय का और सबसे बाद का जो सूर्यास्त का फीफो के कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि सबसे पहले जहाँ सूर्योदय होगा वहाँ पे सबसे पहले सूर्यास्त भी होगा। तो सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा दोस्तों? सिंगरौली में। तो सूर्यास्त भी सबसे पहले होगा। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है दोस्तों वो क्या है? सिंगरौली। तो सबसे पूर्व में स्थित है। आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, राइट, वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। और यही कारण दोस्तों कि वेस्ट टू ईस्ट मूव करने के कारण हमें पूर्व से, जो पूर्व में स्थित है वहाँ पर सूर्योदय होते दिखता है, यानी कि हमें ऐसा लगता है कि सूर्य पूर्व से निकलता है और पश्चिम में डूबता है। ठीक, इससे संबंधित और भी इंफॉर्मेशन आगे के हम लेक्चर्स में लेकर के आएंगे। तो मध्य प्रदेश में सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त, जाहिर सी बात है सबसे पश्चिमी जो छोर होगा मध्य प्रदेश का, वैसे ही क्या हो गया आपका अलीराजपुर। अगर मैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से सूर्योदय का जो राज्य कहा जाता है उसे कहा जाता है आपके अरुणाचल प्रदेश को, और सबसे बाद में जो होता है वो गुजरात में सूर्योदय होता है। तो इस तरह से अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में टाइम का डिफरेंस भी है, लगभग 2 घंटे का समय डिफरेंस मिल जाता है। और यही कारण दोस्तों कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है उन क्षेत्रों में एक नए टाइम जोन की बात बहुत लंबे समय से चलती चली आ रही है, जिसे कहा जाता है चाय बगान टाइम जोन, राइट, चाय बगान टाइम जोन। इसके संबंध में और इन्फॉर्मेशन आप पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है। भविष्य में हो सकता है दोस्तों कि यहाँ पर एक नया टाइम जोन भारत में शुरू हो जाए जिसका नाम होगा चाय बगान टाइम जोन, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा संभाग है वो दोस्तों वो है जबलपुर। दूसरा सबसे छोटा संभाग है दोस्तों वो है शहडोल। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला वो है छिंदवाड़ा, सबसे छोटा जिला है दोस्तों निमाड़ी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा जिला है दोस्तों वो है निमाड़ी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जो है दोस्तों वो है इंदौर, सबसे छोटा संभाग है वो है शहडोल। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है दोस्तों वो है इंदौर और सबसे छोटा जिला जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है दोस्तों निमाड़ी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील इंदौर, सबसे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जो वन वृत्त है, ये वन सर्कल वन वृत्त आगे और डिस्कस करूंगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि सर्कल क्या होता है और जोन का मतलब क्या होता है, यानी कि वन मंडल और वन वृत्त से क्या मतलब होता है दोस्तों। तो एक वन वृत्त में बहुत सारे मंडल आते हैं या एक मंडल में बहुत सारे व्रत आते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे छोटा वन व्रत दोस्तों, सबसे छोटा सर्कल जो है वो होशंगाबाद। तो सबसे बड़ा जो सर्कल है दोस्तों वो है खंडवा, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे छोटा सर्कल
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो बांट रखा है मध्य प्रदेश को, वो सबसे छोटा जो सेक्शन है वो है होशंगाबाद का। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों वो है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बालाघाट में स्थित है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म यानी फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क शाहपुरा डिंडौरी में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध जो है दोस्तों वो है इंदिरा सागर बांध। यहाँ पे मेरा एक प्रश्न है दोस्तों, ये बताइए कि मध्य प्रदेश की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? कमेंट करके बताइए, मध्य प्रदेश में सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? जब भारत ने अपना पहला प्लानिंग कमीशन 1951 से 56 शुरू किया था, तो मध्य प्रदेश में कौन सी परियोजना की शुरुआत हुई थी जो कि भारत के संविधान मुताबिक, भारत के शासन मुताबिक प्रारंभ हुई थी? तो याद रखिएगा कि इंदिरा सागर जो डैम है दोस्तों उसे पुनासा डैम भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा सड़क पुल दोस्तों और सबसे जो पुल है वो है दोस्तों तवा पुल। तवा पुल कहाँ पे है? होशंगाबाद में स्थित है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या की का घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है भोपाल में, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है दोस्तों डिंडौरी में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में विधानसभा क्षेत्र सबसे ज़्यादा कितने हैं, किस जिले में है? तो दोस्तों वो है 9 जबलपुर में। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र 9 विधानसभा क्षेत्र जबलपुर में आते हैं। सबसे कम मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला वो भी दोस्तों जबलपुर है, और सबसे कम साक्षर जिला है दोस्तों वो है अलीराजपुर। इंपॉर्टेंट, लिंगानुपात की दृष्टि से सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट में पाया जाता है। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखिए, भारत का जो लिंगानुपात है यानी कि जो भारत का अगर मैं कहूँ सेक्स रेशियो है, राइट, तो वो कितना है? तो 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का जो लिंगानुपात है दोस्तों वो है 943, 943 आउट ऑफ 1000। लेकिन यानी कि इसका मतलब क्या होता है? 1000 पुरुष में 943 भारत में महिलाएं हैं। ठीक, अब मैं भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो सबसे कम कहाँ है दोस्तों? तो वो है हरियाणा, राइट। हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है, इसका रेशियो है 877/1000, राइट, यानी कि काफ़ी बुरी स्थिति थी। हालांकि इसमें बहुत सुधार हुआ होगा ऐसा मेरा मानना है, और जब भी 2011-21-22 के जो डेटा हमारे सामने आएंगे तो दोस्तों आपको बहुत इम्प्रूव फिगर देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि भारत सरकार ने और हरियाणा गवर्नमेंट ने दोनों ने मिलकर के महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। तो 870/1000 ये था हरियाणा का फिगर, जो भारत में सबसे पुअर था, सबसे खराब परफॉर्मेंस भारत की हरियाणा राज्य में थी सेक्स रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से मध्य प्रदेश का जो सेक्स रेशियो था 2011 की जनगणना के आधार पर वो था 931। और अगर मैं एमपी में बात करूं कि मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बुरी स्थिति किस जगह थी तो वो तो था दोस्तों भिंड। अगर आप भौगोलिक क्षेत्र भिंड का देखेंगे भौगोलिक रूप से तो दोस्तों भिंड आपको हरियाणा के आसपास का क्षेत्र दिखेगा। भिंड में, मुरैना में, ग्वालियर में, सभी जगहों पर ये फिगर उस वक्त यानी 2011 की जनगणना के हिसाब से 837 था, मतलब 900 के नीचे था ये पूरा जो अगर मैं मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे देखूँ, मध्य प्रदेश में जो ये पूरा क्षेत्र आता है तो इस पूरे क्षेत्र में दोस्तों आपको इसी तरह के फिगर देखने को मिलेंगे लिंगानुपात की दृष्टि से, जो कि अच्छे नहीं थे। उसका कारण इस पूरे क्षेत्र में व्याप्त कुरीति और इसे मैं मानसिक रोग ही कहूँगा, जो स्त्री पुरुष में विभेद करती है या बच्चे और बच्चियों में विभेद करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको जाना जरूरी है। अगर मैं सबसे इम्प्रूव फिगर मानूँ तो ये यहाँ पे आपको बालाघाट दिया हुआ है, और बालाघाट का अगर मैं डिटेल यानी कि फिगर कितना था तो 1021/1000 में। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ये डिटेल बताइए। मध्य प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नोट कर लीजिए कि अगर मैं किसी संभाग की दृष्टि से देखूं कि सर्वाधिक संभाग के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा फिगर किस संभाग का है तो वो दोस्तों है इंदौर, और यहाँ पर ये फिगर है 956, जो कि भारत के औसत से भी अधिक है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला
दोस्तों ये है ग्वालियर। सबसे कम शिक्षित जिला ये है दोस्तों डिंडौरी। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मध्य प्रदेश का है वो पचमढ़ी। और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है दोस्तों भिंड और मुरैना के आसपास का क्षेत्र। तो जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दोस्तों हमारे यहाँ वो होती है पचमढ़ी में। पचमढ़ी में जो वर्षा का प्रतिशत नोट किया गया है मध्य प्रदेश के डिपार्टमेंट के द्वारा वो 199 सेंटीमीटर। और अगर मैं भिंड की बात करूं दोस्तों तो भिंड में यह प्रतिशत कितना है 55%। अगर मैं बात करूं दोस्तों भारत में, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है तो दोस्तों वो मेघालय, स्टेट ऑफ क्लाउड्स मेघालय। और वहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, गारो, खासी, जयंतिया, राइट। गारो, खासी और जयंतिया। और सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है दोस्तों वो खासी पहाड़ी में। आप याद रखिएगा, आपको जब आप पानी में भीग जाते हैं तो खांसी होती है, सर्दी हो जाती है। अभी सर्दी मत करिएगा भाई, उसका कारण कुछ और हो जाएगा। तो खासी पहाड़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है। और यहीं पर भारत का नहीं विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र मोसिन राम भी पाया जाता है। ठीक, आगे हम जब अभी मध्य प्रदेश से संबंधित और इन्फॉर्मेशन लेंगे तब मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा कि क्यों महादेव पहाड़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है और यहाँ पर क्यों मेघालय के 3 पहाड़ियाँ गारो, खासी, जयंतिया में ही सर्वाधिक भारत में वर्षा होती है। तो सर्वाधिक तापमान मध्य प्रदेश का जो नोट किया गया वो गंज बसौदा यानी विदिशा में। सबसे कम तापमान शिवपुरी में अंकित किया गया। अब देखिए केचियू पहाड़ी के संबंध में ये करौंदी कटनी के पास एक जगह है, वहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम से यहाँ से कुछ शुरुआत उन्होंने की थी। इन्हीं के नाम पे उस गांव का नाम रख दिया गया है। इस केचुली या केचियू पहाड़ी का जो करौंदी वाला क्षेत्र है इसको भौगोलिक रूप से भारत का केंद्र माना जाता है, यानी कि पूरे भारत का जो सेंटर पॉइंट है वो दोस्तों कटनी के पास स्थित ये करौंदी एक जगह है, वहाँ माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए कुछ और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, 424 तहसील, 313 विकासखंड, 54,903 गांव, 16 नगर निगम, 99 नगर पालिकाएं, 293 नगर पंचायत, 22,812 ग्राम पंचायत, 313 नगर पंचायत जनपद पंचायत और 51 जिला पंचायत। और मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंडों की संख्या टोटल 89 है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये फिगर चेंज होते रहेंगे, राइट। तो इन्हें आप अपडेट भी कर लीजिएगा, अभी नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी जो डिटेल है ये मैं 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से अपडेटेड डेटा आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट, आईजी जोन मध्य प्रदेश में वर्तमान में 11 हैं, डीआईजी जोन 15 हैं, पुलिस कंट्रोल रूम 53, कुल थाने 1117, पुलिस चौकियाँ 623, संभाग क्षेत्र 185, पुलिस जिले 52। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन 7.26 करोड़। एमपीपीएससी में हर वर्ष एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है जो कि दशकीय जनगणना में वृद्धि को से संबंधित होता है। इस बार के मेंस के एग्जामिनेशन में भी आपसे ऐसा एक प्रश्न पूछा गया है, तो इसके बारे में मैं जनगणना से संबंधित एक पूरा वीडियो ही लेकर के आऊँगा जिसमें हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भारत, विश्व और मध्य प्रदेश के संबंध में, राइट। इसमें अनुसूचित जाति का प्रतिशत 15.60% और जनजाति का प्रतिशत दोस्तों 21.10% है। यानी कि अगर मैं कहूँ मध्य प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें हर 21वां व्यक्ति यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन से और एससी से हर 15वां व्यक्ति शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन से संबंध रखता है। वर्ष 2018 के गरीबी आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश देश का चौथा सबसे गरीब राज्य था। ये दोस्तों डेटा हमारे लिए जरूर चिंताजनक है। अगर मैं भारत के प्रति व्यक्ति आय की बात करूं तो आपको ये भी याद रखना होगा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय कितनी है इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस करेंगे अगर भविष्य में हमें मौका मिलता है, तो वो दोस्तों पीपीपी डॉलर मॉडल के आधार पर आधारित होनी चाहिए। ये फैक्ट डेटा होता है और उसके आधार पर आप देखेंगे कि तो भारत की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है और यही कारण दोस्तों भारत के लोगों का प्रति व्यक्ति आय जब कम है तो जीवन स्तर बहुत कम है और भारत इसलिए अल्प विकसित राष्ट्र की सूची में आता है। और जाहिर सी बात है जब भारत आता है तो उसमें दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश भी है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, भारत बहुत तेज से आगे बढ़ेगा और निश्चय ही दोस्तों हम अल्प विकसित से विकासशील से विकसित मध्य प्रदेश और विकसित से वाइब्रेंट मध्य प्रदेश और उसके बाद उसी तरह से हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, जिसमें मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला भारत का सबसे गर्व जिला है। शायद ये
मुझे न पढ़ना होता तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है तो है। ठीक, याद रखिएगा इसको। अगला, मध्य प्रदेश का नवीनतम जिला 52वां जिला निवाड़ी है, जिसमें मध्य प्रदेश का प्रमुख दार्शनिक स्थल ओरछा था। याद रखिएगा, पहले निवाड़ी जो थी दोस्तों ये तहसील हुआ करती थी टीकमगढ़ की, और टीकमगढ़ के अंतर्गत ओरछा आता था दोस्तों, लेकिन अब इसे जिला बना दिया गया है। मध्य प्रदेश में उपलब्ध जो विद्युत क्षमता है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कहा जाता है दोस्तों मेगावाट में, इसमें सब टाइप के कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सारे पावर प्लांट्स को समाहित किया जाता है, और उसके आधार पर मध्य प्रदेश की इंस्टॉल कैपेसिटी दोस्तों है वो है 20,866 मेगावाट। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मेगा का मतलब होता है 10⁶, और वाट दोस्तों ऊर्जा की यूनिट। तो याद रखिएगा 10⁶ मेगावाट, 20,866 मेगावाट मध्य प्रदेश की इंस्टॉल कैपेसिटी है। आप यहीं पर जब इसको नोट कर रहे होंगे तो एक पॉइंट और बनाइए, और यहीं पर नोट कर लिए दोस्तों भारत की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ठीक है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इंडिया, और इसमें सभी स्रोत को शामिल कीजिएगा, कन्वेंशनल यानी परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों से प्राप्त जानकारियों को, इन दोनों को यहाँ पर समाहित कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश का गठन। फजल अली कमेटी डिस्कस कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, तो इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब अगला इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मध्य प्रदेश में आनंद विभाग का जो गठन किया गया था वो 16 जुलाई 2016 को किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि मध्य प्रदेश पूरे भारत में इस तरह के डिपार्टमेंट को खोलने वाला देश का पहला राज्य है जिसने हैप्पीनेस डिपार्टमेंट की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट है, इसे आध्यात्मिक विभाग के अंतर्गत 2019 में समाहित कर दिया गया है तत्कालीन सरकार के द्वारा। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो वर्तमान में है चीफ इलेक्शन कमिश्नर मध्य प्रदेश के जो हैं वो है कांता राव जी, राइट। राज्य निर्वाचन आयुक्त जो इस वक्त हैं वो है बसंत प्रताप सिंह। और अगला इंपॉर्टेंट, देश की पहली महिला मुख्यमंत्री इंपॉर्टेंट सुश्री उमा भारती जी, जिन्हें जो मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार .0 थी, मतलब यानी कि जो पहली 2014 से 19 तक चली थी, उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट दिया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ गंगा एंड रीजनाइजिंग मिनिस्ट्री, यानी कि गंगा मंत्रालय, गंगा सफाई मंत्रालय दिया गया था। हालांकि इस डिपार्टमेंट को अब भारत के सबसे एफिशिएंट मिनिस्टर और मिनिस्टर जो कि वर्तमान में रोड और का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हाईवेज का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, भारत में नए नए वेज की तलाश कर रहे हैं, वो हैं नितिन गडकरी साहब को दे दिया गया है गंगा रीजनाइजिंग मिनिस्ट्री का भी कार्यभार। और इस मंत्रालय के साथ साथ अब ये मिनिस्ट्री बड़ी हो चुकी है, और जो नितिन गडकरी साहब हैं वो वर्तमान में हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होने के साथ साथ इस मिनिस्ट्री को भी कार्यभार को देख रहे हैं। तो उमा भारती के जी को याद रखिएगा, भारत की नहीं मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले हमारे मुंह बोले मामा शिवराज सिंह चौहान जी, हम सबके मामा, जो अपने हर संबोधन में भांजी भांजियों को संबोधित करते हैं। मामा शिवराज सिंह चौहान जी 13 वर्षों तक लगातार मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। बीच में सरकार गई, फिर से सरकार आ गई, और वर्तमान में कोविड से मध्य प्रदेश के लोगों की रक्षा और उससे संबंधित सारे उपक्रम करते हुए हमारे मामा शिवराज सिंह चौहान जी। मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग अलग हुए थे। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला महानिदेशक जो थे वो थे वीजी घाटे साहब। मध्य प्रदेश का पुलिस फिंगरप्रिंट ब्यूरो जो भोपाल में बनकर तैयार हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की पहली महिला आईपीएस आशा गोपालन जी, कुमारी आशा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी नाम था इनका। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में, जाहिर सी बात है जब स्टेट बना तो स्टेट के साथ साथ मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय भी बना। और वर्तमान उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं, आप याद रखिएगा, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो एम हिदायतुल्लाह साहब थे, और मध्य प्रदेश के वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है अजय कुमार मित्तल साहब। ये डेटा अभी चेंज भी हो सकता है, तो अगर आप अपडेटेड डेटा जानते हैं तो इनका नाम लिखिए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य की जो आयु वर्ष होती है वो है 62 वर्ष,
मध्य प्रदेश में सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दी गई थी। आपको याद था कि फंडिंग का इशू था, मध्य प्रदेश में पैसों का अभाव था और इस कारण से मध्य प्रदेश सरकार ने रिटायरमेंट की एज को बढ़ा दिया था। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वह है दोस्तों MPPSC का मुख्यालय इंदौर में है। मध्य प्रदेश में पंचायत की बैठक जो बुलाता है वो सरपंच ही बुलाता है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में राजस्व मंडल की स्थापना 1956 में की गई थी, जिसका कार्यालय भी ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश में प्रथम वित्त आयोग का जो गठन हुआ था वो जून 1994 1994 में हुआ था। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम 1962 में लागू किया गया था। अधिनियम लागू किया गया था दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत का जो प्रावधान था, याद है आपको, राजस्थान के नागौर जिले से 1959 को शुरू हुआ था। और उसके बाद दोस्तों जब ये मध्य प्रदेश में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992-93 के दौरान, तो पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था गांधीयन प्रिंसिपल पर इन्वॉल्व थी और यही कारण दोस्तों कि इसे 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। लेकिन अधिनियम और संविधान का हिस्सा ये 1993 में बनकर तैयार हुआ 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब दोस्तों 2011 की जनगणना के हिसाब से कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल, वीडियो पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि इस सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्कस यहाँ पर कर ली है। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले का जनसंख्या घनत्व, मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ये भी डिस्कस कर लिया है। कर्क रेखा के समानांतर कौन सी नदी बहती है दोस्तों, तो वह दोस्तों नर्मदा नदी। बाण सागर का निर्माण किस नदी पर, यह बाण सागर बांध कर लीजिएगा दोस्तों, बाण सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है, सोन नदी पर। दोस्तों एक देवलोन जगह है शहडोल के पास में, वहाँ पर ये सीमा पर है दोस्तों, कहूँ तो वहाँ पर इस सोन नदी पर मध्य प्रदेश में बाण सागर परियोजना की शुरुआत की गई थी। बहुउद्देशीय परियोजना है, जल विद्युत भी उत्पादन किया जाता है, कई सारी चीज़ें इसके साथ जो बनकर तैयार हुई। बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य ये होता है दोस्तों कि बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए एक परियोजना आए। मध्य प्रदेश के किस स्थान से 2 किलोमीटर दूरी पर ही 3 नदियों का उद्गम है दोस्तों, तो अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं। पहली नर्मदा, राइट, दूसरी दोस्तों सोन और तीसरी दोस्तों वहीं पर एक निकलती है, उसका नाम है जोहिला नदी। ठीक, बेतवा नदी का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों, तो रायसेन का कुमरा गांव इंपॉर्टेंट है। किस नदी पर विद्युत उत्पादन के लिए बने बांध के पानी को बैराज द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश में उपयोग में लिया जा रहा था दोस्तों, चंबल नदी। आपको मैं बताऊं, मध्य प्रदेश में नदी घाटी परियोजना या बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत जो हुई थी तो दोस्तों वो सबसे पहले चंबल नदी से शुरू हुई थी। हालांकि आगे मैंने प्रश्न भी आपसे पूछा है, आपने शायद कमेंट में उनसे उत्तर दिया भी होगा। और इस तरह से चंबल नदी पर बहुत सारी परियोजना बनी, आगे के लेक्चर्स में मैं इस पर डिस्कस भी करूंगा। चंबल नदी का उद्गम स्थल दोस्तों, तो दोस्तों वो है महू इंदौर। ताप्ती नदी का उद्गम और अंत, तो ताप्ती निकलती है मुल्ताई बैतूल से और अंत होता है खंभात की खाड़ी, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मध्य प्रदेश के में नर्मदा नदी की जो कुल लंबाई है दोस्तों वो कितनी है, तो ये भी डिस्कस कर लिया है, 1070 किलोमीटर, और कुल है दोस्तों 13-12 किलोमीटर, जो कि पूरी अन्य राज्यों के सहित जब हम इसे ऐड कर लेते हैं तब होती है। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों ऐसी कोई नदी नहीं है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बल्कि मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं वो यमुना में मिलती हैं, और यमुना दोस्तों गंगा नदी तंत्र का हिस्सा मानी जाती है। ठीक है, गंगा नदी तंत्र का हिस्सा मानी जाती है, तो मध्य प्रदेश की मैक्सिमम नदियाँ अपना पानी उसी में गिराती हैं। नर्मदा नदी जानते हैं अविभाजित मध्य प्रदेश में कोई नदी नहीं है। तवा किसकी सहायक नदी है दोस्तों, तवा है मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो दोस्तों माही, डिस्कस कर लिया है। दर्दी जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, तो दोस्तों नर्मदा नदी पर बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन करती है, MPPSC में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अवनलिका अपर्दन का मतलब होता है एक ऐसी नदी जो बहने के साथ साथ सर्वाधिक मृदा अपर्दन करे, और मृदा अपर्दन के बाद इस तरह से दोस्तों पतली पतली नलिकाओं का निर्माण हो जाए, और वो है दोस्तों चंबल नदी। ठीक है, जिसका उद्गम स्थल है दोस्तों जना पाव की पहाड़ी, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जाना पाओगे इंदौर, क्योंकि वहां से बहती है चंबल, और चंबल बहकर जाती है दोस्तों
राजस्थान, और राजस्थान के बाद चली जाती है उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। और यही नदी जब बहती है तो सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है, और सर्वाधिक मृदा अपरदन से जो प्रभावित जिला है दोस्तों वो है मुरैना जिला। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 2019 के एमपीपीएससी के प्री एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। किस नदी पर पुराना नाम चरमावती है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा, चंबल नदी को पुराना नाम चरमावती है। अगला देखिए, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की कुल लंबाई दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बेतवा नदी किस के किनारे स्थित कौन सा शहर है दोस्तों, तो ये ओरछा डिस्कस कर लिया है। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो पवित्रता की दृष्टि से हम लोग कहा जाता है नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा। साथ साथ चचाई फाल के बारे में डिस्कशन है, वीडियो बैक करके थोड़ा देख लीजिएगा, स्लाइड आगे बढ़ गई है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों ये थी 24 जुलाई 1975 को। सामायिक वो जो वानिकी योजना थी दोस्तों, सामाजिक वानिकी योजना, इसका आरंभ मध्य प्रदेश में कब किया गया, तो ये दोस्तों ये 1976 में किया गया था। और इसमें दोस्तों ऐसा था कि इसमें कुछ डिटेल ली गई थी कि कुछ क्षेत्रों में जहां पर 1% कम हो गया है वहां पर इस योजना के तहत 1% को बढ़ाना टारगेट था। आरक्षित वन मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत हो गए हैं दोस्तों, तो ये हो गए हैं 65%। कुछ डिटेल और भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का आधा हिस्सा छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला में चला गया, यह दोस्तों संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो कि सीधी जिले में है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और क्वेश्चन, जॉर्ज कैसल का किला अभी भी बना हुआ है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो दोस्तों वो है माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी में स्थित है, राइट। और यहाँ से NH3 गुजरता था, इसका नाम बदल दिया गया है। तो अब आप कमेंट में बताइए दोस्तों कि NH3 का नया नाम क्या हो गया है, ठीक। अगर हुआ है तो इसका क्या नया नाम है, ठीक। मध्य प्रदेश के पंचवन योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो दोस्तों मतलब प्रारंभ की गई, इसका जो प्रमुख उद्देश्य था पंचवन योजना का दोस्तों वो था वानिकी योजना, यानी कि जिस क्षेत्रों में 33% से कम वन क्षेत्र हैं वहाँ पर दरअसल 1% को बढ़ाना एक टारगेट रखा गया था पंचवन योजना के तहत। अगला देखिए, बांस के उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। देखिए मध्य प्रदेश का भारत में दूसरा स्थान है। देखिए हाल ही में असम में इलेक्शन हुए और यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है। इसके पहले दोस्तों जब असम में इलेक्शन हुए थे तो उसके पहले भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था और बांस को दोस्तों घास की सूची में डाल दिया गया था। पहले दोस्तों ये आरक्षण मतलब ये संरक्षित सूची का विषय, संरक्षण सूची में था, यानी कि बांस को आप काट नहीं सकते थे, बहुतायत उपयोग नहीं कर सकते थे। लेकिन भारत सरकार ने इसके पहले जब इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन के समय 2017 के मतलब 16-17 के समय भारत सरकार ने एक अध्यादेश लाया और अध्यादेश के बाद बांस को घास की सूची में डाल दिया गया। और घास की सूची में डालने के बाद ही दोस्तों अब पूरे नॉर्थ ईस्ट में, असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, मिजोरम में, नागालैंड में, इन सभी जगहों पर बांस का बहुत महत्व है। बहुत सारे उनके घरों से लेकर के उनके दैनिक दिनचर्या में बांस का बहुत रोल है। तो बांस से संबंधित बहुत सारी चीज़ें वो बनाते हैं और उसके आधारित ये एक निर्णय भारत सरकार ने लिया था कि बांस को घास की सूची में डाल दिया था। और उसके बाद बहुत सारे उत्पाद हमको देखने को मिले हैं। वर्तमान में आप देखेंगे तो घास मतलब बांस से बनी बॉटलें, पॉट बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों तो पहला स्थान था असम का जहाँ पे सर्वाधिक बांस उत्पादित होता है, दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश। तो ये बांस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, हालांकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए आवश्यक थी इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कशन इसका किया। मध्य प्रदेश में समानता किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंध ऐसा दो लैटिट्यूड्स के बीच के डिस्टेंस को कटिबंध कहा जाता है दोस्तों। अब ये अगर ये लैटिट्यूड्स बेसिकली अगर गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं तो दोस्तों उसे कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जो प्रमुख वन क्षेत्र है दोस्तों वो उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र है और यहाँ पर बेसिकली मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं हम आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो दोस्तों ये है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर
बांधव का नेशनल फॉरेस्ट जो है दोस्तों, ये टाइगर के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों मध्य प्रदेश वर्तमान में टाइगर स्टेट का टाइटल गेन कर चुका है, राइट, याद रखिएगा। तो इसके बारे में भी आगे डिस्कशन करेंगे और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेंगे। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा दोस्तों, तो ये है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना है मुझे कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, ठीक, आपको ये नोट करना है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले शामिल हुआ था। ये दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा और आपको ऐड करना है यहाँ पर। सोन चिड़िया मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, या तो यह है माधव राष्ट्रीय उद्यान में। यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसे सोन चिड़िया के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए बनाया गया है। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगोल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है, तो दोस्तों ये मालवा रीजन में आता है। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास स्थित है, ठीक। तो देखिए आप याद रखिएगा कि अगर मैं 80 डिग्री के बारे में बात करूं तो ये डिग्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि भारत के संबंध मैंने बताया कि भारत 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, मतलब 68 डिग्री से 97 डिग्री के 25 मिनट के मध्य है। 68-97 को अगर प्लस करेंगे और 2 से भाग करेंगे तो लगभग 82.5 डिग्री का एक फिगर आपके सामने आएगा। 82.5 यहाँ से भारत की जो मध्याह्न रेखा गुजरती है, यानी कि जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम है वो नैनी कुछ स्रोतों में आपको मिर्जापुर लिखा मिलेगा, यहाँ से निर्धारित होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अब आपको अगर 80 डिग्री के आसपास पूछ रहा है तो आपको दिमाग लगाना होगा कि ऑप्शंस में कौन कौन सी जगह आपको दिख रही हैं। तो देखिए यहाँ पे आप सिंगरौली के पास देखेंगे तो आपको एक रीवा क्षेत्र मिलेगा जहाँ से 80 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती हुई दिखेगी आपको। अगला देखिए मध्य प्रदेश की कौन सी घाटी है जो भ्रंश घाटी नहीं है, तो चंबल घाटी भ्रंश घाटी नहीं है, बल्कि चंबल नदी अवनलिका अपर्दन को बनाती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के किस भौगोलिक विभाग के अंतर्गत आती है, तो मध्य भारत के पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा। अगला देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये कुछ मध्य प्रदेश के जो पठारी क्षेत्र हैं उनके बारे में डिस्कशन देख लीजिए। तो यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लूँ और हाईलाइटर ले लूँ ताकि आपको अच्छे से बता सकूँ इसके बारे में, राइट। तो देखिए यहाँ पर ये मध्य भारत का पठार है, ठीक, इससे जुड़ा हुआ बुंदेलखंड का पठार है, ये बुंदेलखंड के पठार का सेकेंड पार्ट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक उसका नदन पार्ट है, दूसरा सदन पार्ट कह सकते हैं। फिर रीवा का पठार है, रीवा के पठार दो पठारों के बीच में बुंदेलखंड के पठार और बघेलखंड के पठार के बीच में है। यहाँ पे नर्मदा का बेसिन यानी कि सतपुरा नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश का 26% भाग लिए है। और दोस्तों ये है सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र, वो है मालवा का पठार, और यहीं पर स्थित है, यहाँ पर जो स्थित है वो मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार, ठीक। तो अगर मैं आपसे एक प्रश्न साधारण से पूछूं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र कौन सा है, तो दोस्तों वो है मालवा का पठारी क्षेत्र। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि सबसे कम जो पठारी क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वो है बघेलखंड का पठारी क्षेत्र, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणी, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के आप इन डिटेल्स को ऐड नोट कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसे दिमाग में रखिए। और आप इसे इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ देखिए ये आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे बना लीजिए और इनके आसपास स्थित पठारों को भी आप सूचीबद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का एकमात्र स्थल जो है कि पचमढ़ी मैकल श्रेणी के अंतर्गत ऑलरेडी डिस्कस्ड। विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, ये है गुडविल श्रेणी। विंध्यांचल श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई जो है वह 881 मीटर, ठीक। मध्य प्रदेश में जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, तो दोस्तों है पन्ना, और पन्ना में मिलता है दोस्तों हीरा। इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हीरे से संबंधित हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हीरा किस प्रकार के क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, तो कई प्रकार की चट्टानें पृथ्वी पर अलग अलग समय पर बनकर तैयार हुई हैं। सबसे पहले दोस्तों आर्कियन क्रम की चट्टानें, ठीक है, फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है, फिर कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, फिर विंध्यन क्रम की चट्टानें, फिर गोंडवाना क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में लगभग सभी प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में हीरा प्राप्त होता है। विंध्यन क्रम की चट्टानों में घर बनाने के सामान प्राप्त होते हैं, पटिया, बालू
इस टाइप के डस्ट, इस टाइप की चीज़ें विंध्यन क्रम की चट्टानों से बनती है, सीमेंट, ये सब चीज़ें। और गोंडवाना क्रम की चट्टानों से दोस्तों प्राप्त होता है कोयला, ये याद रखिएगा, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में प्राप्त होता है कोयला, ये इंपॉर्टेंट है। तो कोयला दोस्तों बहुत प्रकार का होता है, ठीक है, कोयला के कई सारे प्रकार हैं। कोयला कितने प्रकार का होता है तो आप ये भी देख लीजिए। सबसे पहले जो बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है वो एंथ्रेसाइट, फिर होता है बिटुमिनस, फिर होता है लिग्नाइट, और फिर दोस्तों होता है लास्ट वाला पिट। एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट, इन्हें बेस्ट कब कहा जाएगा? अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन के प्रतिशत के आधार पर ही इन्हें बेस्ट कहा जाता है। तो सबसे बेस्ट आपका जो एंथ्रेसाइट होता है, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और पिट। तो सबसे ज़्यादा कार्बन प्रतिशत होता है एंथ्रेसाइट, सबसे ज़्यादा जलेगा, सबसे कम राख छोड़ेगा। बिटुमिनस उसके बाद, लिग्नाइट उसके बाद, और पिट सबसे पुअर क्वालिटी का कोल माना जाता है। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताता हूँ दोस्तों कि जो हीरा होता है वो कोयले से बनता है, ठीक है। कोयले का जो भविष्य होता है, जब कोयला ताप दाब सहते हुए सह लेता है तो कई वर्षों के बाद हीरा बनता है, और इसीलिए हीरे को कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, हीरा यानी कि डायमंड। डायमंड बनता है लेकिन डायमंड से कुछ नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये किसी टाइप की रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, प्लीज कीप इन माइंड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हीरो से संबंधित और चट्टानों से संबंधित। मध्य प्रदेश में स्थित किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी लावे से हुआ है? तो मालवा के पठार का निर्माण। मालवा का पूरा क्षेत्र ज्वालामुखी उद्भेदन के पश्चात बनी जो चट्टानें थी, उन चट्टानों के अपर्दन के फलस्वरूप इस पूरे क्षेत्र में पाई जाती है काली मिट्टी। तो बेसाल्ट की चट्टानों का जो भविष्य हुआ वो काली मिट्टी हुई। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। आगे के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कितने प्रकार की पाई जाती है। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट बिट रिलेटेड टू द सॉइल ऑफ मध्य प्रदेश एज वेल एज सॉइल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये मालवा का पठारी क्षेत्र जो दो पहाड़ियों के मध्य स्थित है, अरावली और विंध्यन रेंज। देखिए अरावली का नाम आ ही गया है, जो मैंने आपको बताया था कि भारत की सबसे प्राचीनतम श्रेणियों में स्थित है अरावली। वहीं स्थित है माउंट आबू और वहीं स्थित है गुरु शिखर, अरावली का सर्वोच्च शिखर। मध्य प्रदेश के किन जिलों में कटीले वन पाए जाते हैं? तो ग्वालियर, श्योपुर, मंडला। क्यों पाए जाते हैं इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे आगे के लेक्चर्स में। मध्य प्रदेश की लगभग कितने प्रतिशत भूभाग की जो भूमि है वो भूमि वन विहीन है। लगभग 40% हिस्सा अभी भी मध्य प्रदेश का ऐसा है जहां पर वन नहीं पाया जाता। और सोचिए बाकी क्षेत्र में वन पाया जाता है, और उस वन प्रतिशत के आधार पर मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। नवीनतम वन रिपोर्ट जो आई है, मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। फिगर 10.92% ऑफ इंडिया जो है वो मध्य प्रदेश शेयर करता है, याद रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मध्य प्रदेश पुलिस कितना मध्य प्रदेश ये तेंदुपत्ता उत्पादन जो है यहाँ पे ये सवाल लीजिएगा। मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भूभाग पर तेंदुपत्ता का उत्पादन होता है? तो लगभग 60% भूभाग पर। मध्य प्रदेश के किस पठार का भाग माना जाता है? मध्य प्रदेश को किस पठारी क्षेत्र का भाग माना जाता है? तो दोस्तों दक्षिण के पठारी क्षेत्र का भाग माना जाता है। देखिए दोस्तों ये जो है दोस्तों ये पूरा प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र कहलाता है, याद रखिएगा। ये पेनिसुलर इंडिया कहा जाता है, जो यहाँ से शुरू होता है, जहाँ की जिनके तट पर यहाँ पे समुद्र की सीमा शुरू होती है। और मध्य प्रदेश का जो प्रमुख क्षेत्र है वो इनके बीच में आता है। तो मध्य प्रदेश प्रमुख रूप से दक्षिण के पठारी क्षेत्र का भाग कहा जाता है। भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन नदी उत्तर का भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये है मध्य उत्तर प्रदेश, मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है इसे। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ शैलू जो शैल समूह है, और इस सीरीज को किसकी संज्ञा दी जाती है? तो इसका लोकल नाम है दोस्तों वहाँ पर शिल्पी सीरीज। देखिए मध्य प्रदेश में जहाँ पर भी धातुओं का उत्पादन हो रहा है वहाँ पर ये पॉसिबली चांस है कि वहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाएंगी। भारत में भी दोस्तों जहाँ जहाँ धातुओं का उत्पादन होता है वहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और दोस्तों धारवाड़ एक्चुअली में क्या है? तो धारवाड़ कर्नाटक का एक जिला है जहाँ पे सर्वाधिक धातुएं, यानी कि आपने देखा भी होगा दोस्तों, एक मूवी आई थी कोलार गोल्ड फैक्ट्री यानी कि KGF, ठीक। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा गोल्ड भी पाया जाता है। तो इन सब चीज़ें धातु से संबंधित, कॉपर, लोहा, ये सब आपको प्रॉबेबली
मिलेगा कहाँ पर, जहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें जहाँ भी पाई जाएंगी वहाँ पर आपको इनका उत्पादन देखने को मिलेगा। कर्नाटक में देख लीजिए, आप झारखंड में देख लीजिए, कुछ बिहार के क्षेत्र में, वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, ईस्टर्न पार्ट में, उन सभी जगहों पर आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को जरूर मिलेंगी। नेक्स्ट देखिए, तो आपको अगला इंफॉर्मेशन, कैमूर रिवर और भांडेर सीरीज जो मौजूद है वो अपन विंध्यन रेंज का हिस्सा मानी जाती है। अपर गोंडवाना शैल समूह सतपुड़ा क्षेत्र में को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे चौगान व जबलपुर स्तर के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस पठार में अवस्थित है, तो याद रखिएगा सतपुड़ा के पूर्वी स्थान को मैकल पर्वत कहा जाता है और मैकल पर्वत में ही आपकी स्थित है धूपगढ़ चोटी। ठीक, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को लौटते हुए मानसून से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, मावट। सूर्य की किरणों के किस रेखा के लंबवत पड़ने पर मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है कर्क रेखा, और कर्क रेखा, जब कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है तो आपको पता है कि दोस्तों भारत विश्व में जो सूर्य का संचलन मानते हैं, या पृथ्वी कुछ ऐसे सूर्य के चारों चक्कर लगाती है कि यहाँ पर सूर्य एक बार कर्क रेखा पर, एक बार मकर रेखा पर और 2 बार भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। सूर्य जहाँ पर भी लंबवत होता है वहाँ पर गर्मी पड़ती है, ठीक उसी प्रकार अन्य क्षेत्र पे, मतलब उसके जस्ट उल्टा दूसरे क्षेत्र पर उसी समय ठंडी पड़ती है, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार मध्य प्रदेश को कितनी ऋतु में बांटा गया है या पाई जाती है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में बसंत ऋतु नहीं पाई जाती। मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र है वहाँ पर बसंत ऋतु देखिए कॉन्सेप्चुअली तो आती है, लेकिन अगर मैं भौगोलिक रूप से बात करूँ, प्राकृतिक रूप से बात करूँ, तो मध्य प्रदेश में इसका एहसास नहीं होता। और यही कारण कि मध्य प्रदेश में 3 ही ऋतुओं को मतलब यहाँ का जो क्लाइमेटोलॉजी डिपार्टमेंट है वो 3 ही ऋतुओं को मानता है, सर्दी, गर्मी, बरसात। मध्य प्रदेश में किस माह के समूह में द्वितीय गर्मी ऋतु कहा जाता है, तो ये सितंबर अक्टूबर का महीना जो होता है इसे द्वितीय ग्रीष्म ऋतु की संज्ञा दी जाती है। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधी वेधशाला जो है वो इंदौर में है। सूर्य के उत्तरायण होने से मध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन होता है, तो तापमान में वृद्धि होने लगती है। जब सूर्य उत्तरायण होगा यानी कि नॉर्दर्न पोल के टूवर्ड्स होगा तो जाहिर सी बात है कर्क रेखा के समीप आएगा, और जब कर्क रेखा के पास आएगा तो मध्य प्रदेश कर्क रेखा के पास स्थित है, तो यहाँ पर गर्मी बनेगी, यानी कि तापमान में वृद्धि होने लगेगी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश ग्रीष्म ऋतु को मध्य प्रदेश में यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु को युनाला, वर्षा ऋतु को चौमासा, शीत ऋतु को शिथाला यानी कि सियाला या सिथाला की संज्ञा दी जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो अभी 2019 से संबंधित हैं। तो कन्यादान योजना, कन्या योजना का शुरुआत जो किया गया था उसका वर्तमान राशि कितनी है, तो ये 48,000 रुपये। मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई थी, 2006 में शुरू की गई थी फरवरी में। राज्य योजना मंडल का गठन कब किया गया था, तो 24 अक्टूबर 1972 को राज्य योजना मंडल का गठन किया गया था। राज्य योजना मंडल के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो ये दोस्तों चीफ मिनिस्टर होते हैं, और वर्तमान चीफ मिनिस्टर जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं, याद रखिएगा। ये सीएम होते हैं इसके बेसिकली। और राज्य योजना मंडल जैसे कि दोस्तों नीति आयोग होता है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2015 के बाद जो बनकर तैयार हुआ, उसके पहले 12वां पंचवर्षीय योजना चल रही थी, इसके बाद नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होंगे, जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो अध्यक्ष होंगे, और इसके उपाध्यक्ष हो सकते हैं। इस तरह से जो राज्य योजना आयोग होता है या मंडल होता है, उसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो चीफ मिनिस्टर यानी कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर ये होंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना मध्य प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसे कब आरंभ किया गया था, तो ये इम्पॉर्टेंट है, 2015 में से मतलब मध्य प्रदेश में तो किया ही गया था। इसे भारत में कहाँ लागू किया गया था, तो याद रखिएगा, आपको कमेंट में इसका बताइए। अच्छा ठीक है, हरियाणा से शुरू हुआ था। हरियाणा की कहाँ से शुरू हुआ था, हरियाणा में क्यों शुरू हुआ था, इसका भी एक बैकग्राउंड आपको मैंने डिस्कस किया कि हरियाणा में जो सेक्स रेशियो था बहुत कम था, तो यहाँ पे एक आयोजन हुआ। उस आयोजन के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की 2015 से, और इसके बाद मध्य प्रदेश में भी इस योजना की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, स्वागत लक्ष्मी योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब की गई, तो ये है दोस्तों 24 जनवरी 2014 को। अगला देखिए,
ये सबसे इम्पॉर्टेंट परियोजना मध्य प्रदेश की, बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना 2007 में शुरू की गई थी। यह है लाडली लक्ष्मी योजना, जिसकी तारीफ दोस्तों बहुत जगहों पर, बहुत प्लेटफॉर्म में मध्य प्रदेश को मिली है। लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई थी और दोस्तों इसका जो वर्तमान स्टेटस की मैं बात करूं तो वर्ष 2010 के बाद से दोस्तों इसे संवैधानिक दर्जा यानी कि एक एक्ट के तहत इस योजना को मध्य प्रदेश की सूची में दर्ज कर लिया गया है। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका योजना 2004 से प्रारंभ हुई थी। मध्य प्रदेश में कृषि कैबिनेट की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो 2011 में किया गया था, गठन किया गया था। मध्य प्रदेश में कृषि कैबिनेट की जो अध्यक्षा होगी वो हमेशा सिटिंग चीफ मिनिस्टर ही करेंगे। और अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, मध्य प्रदेश को सर्वप्रथम कृषि कर्मण अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी? तो 2011-12 मध्य प्रदेश ने प्लान किया कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए और ऐसा हुआ भी। मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ दोस्तों और अब मध्य प्रदेश को हर वर्ष कृषि कर्मण अवार्ड किसी न किसी क्षेत्रफल में, किसी न किसी क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन के लिए मिलता आ रहा है लगातार। अगला देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में पहला स्थान है और भारत में पहला स्थान पड़ता है वह यूपी का। यूपी में सबसे ज़्यादा दूध होता है और उसके बाद मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में भारत में चौथा स्थान है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कितने पशु प्रजनन केंद्र हैं? तो दोस्तों ये 8 हैं। एशिया का सबसे बड़ा दाल, दोस्तों ये दान लिखा हुआ है, थोड़ा सुधार लीजिएगा, दाल व अनुसंधान केंद्र एवं तकनीकी संवर्धन केंद्र की जो इकाई मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी वो 2014 में शुरू की गई थी सीहोर जिले में, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश दलहन उत्पादन में भी भारत में प्रथम स्थान रखता है। आगे का जो लेक्चर आएगा दोस्तों उसमें हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश में इसके संबंधित भी जो इम्पोर्टेंट डेटा हैं। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का सुधार केंद्र द्वारा अपना एक केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में 2011 में स्थापित किया गया? तो दोस्तों जबलपुर में किया गया है मक्का और गेहूं से संबंधित एक केंद्र की स्थापना। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी दूध संघ की स्थापना 1980 में की गई है। जिस तरह से आप दोस्तों एक देखते होंगे, एक प्रोडक्ट सांची के नाम से और एक प्रोडक्ट और आ गया है नरेंद्र डेयरी के नाम से, ठीक है। तो दोस्तों ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहल थी और इस तरह के कॉन्सेप्ट की जो दोस्तों शुरुआत हुई थी वो हुई थी दोस्तों गुजरात से, ठीक, जब अमूल की शुरुआत वहाँ से हुई थी, याद रखिएगा। तो एक कलोर संगोपन कार्यक्रम किससे संबंधित है दोस्तों? ये उन्नत किस्म की गायों से संबंधित है। 19वीं पशु जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश में कितना पशुधन है? तो ये है दोस्तों 3.63 करोड़ पशुधन मध्य प्रदेश में। पशुधन ये जो शब्द है दोस्तों ये ऐतिहासिक दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। जब वैदिक एज चल रही थी उस वक्त पशु को ही धन माना जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट होती थी दोस्तों पशुओं की, और जिसके पास सर्वाधिक पशुधन होता था वो सबसे अमीर व्यक्ति कहलाता था, ठीक है। तो आपने पशुपति की उपाधि भी सुनी होगी, ये उसी से संबंधित है। मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ये भोपाल में है। एक प्रश्न यहाँ और समझ लीजिए कि सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पशु कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों वो है रीवा जिले में, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शुद्ध कृषि भूमि वाला जो जिला है वो दोस्तों वो है उज्जैन। उज्जैन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सबसे कम वन भूमि पाई जाती है, ठीक है। वन भूमि सबसे कम है तो यहाँ पे जो भूमि है वो पूरी तरह से खेती के लिए यूज में लाई जा सकती है। न्यूनतम कृषि वाला जो जिला है दोस्तों वो है मंडला, याद रखिएगा। उज्जैन शुद्ध भूमि वाला जिला क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सबसे कम 1% वाली भूमि पाई जाती है। उत्पादन की दृष्टि से फसलों का घटता क्रम मध्य प्रदेश में क्या है? तो दोस्तों देखिए सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश वासी गेहूं बोते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर सोयाबीन बोया जाता है। फिर यहाँ पर तीसरे नंबर आता है चावल का। फिर चौथा नंबर आता है दोस्तों चना का, फिर कपास का, और फिर दोस्तों ज्वार या मोटे अनाज अनाज होते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक बोया जाता है लेकिन इतना नहीं होता प्रोडक्शन कि मध्य प्रदेश का स्थान बन सके। लेकिन मध्य प्रदेश में दोस्तों ये स्टेटस हालांकि चेंज भी होता रहता है गेहूं के संबंध में, लेकिन सोयाबीन का स्टेटस मध्य प्रदेश लंबे समय से लिए हुए है। मध्य प्रदेश में जितना भी सोयाबीन होता है उससे मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम, और मध्य प्रदेश के कारण भारत का विश्व में 5वां स्थान बनता है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम
और मध्य प्रदेश के कारण भारत का विश्व में 5वां स्थान बन जाता है सोयाबीन उत्पादन की दृष्टि से। चावल चना उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान आता है। कपास याद रखिएगा कि जो मालवा का क्षेत्र है वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपजाऊ मानी जाती है और गेहूं उत्पादन के लिए भी बहुत उपयोगी मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश की कुल दाल उत्पादन में भारत में जो देश का जो प्रतिशत है उसमें पूरी दाल में से 24% तो केवल अकेला मध्य प्रदेश ही उत्पादित कर देता है। मालवा प्रदेश को गेहूं का भंडार भी कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक गेहूं उत्पादन यहीं होता है। यहाँ की जो जलवायु है वो गेहूं उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। 125 सेंटीमीटर के आसपास की जो वर्षा होती है वो एनुअल रेनफॉल वो गेहूं उत्पादन के लिए उपयुक्त माना जाता है। मध्य प्रदेश में केंद्रीय पशु वीर संग्रहालय बदबदा भोपाल में है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सोयाबीन की कृषि कहाँ से शुरू हुई थी? तो दोस्तों वो है देवास जिले से शुरू हुई थी। राज्य में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र जो है वो है दोस्तों उज्जैन। राज्य में उमरिया और कटनी जिले को छोड़ करके बाकी सभी जिलों में लगभग सोयाबीन की खेती होती है। अब अगला फैक्ट, मध्य प्रदेश में कपास का सर्वाधिक उत्पादन खरगोन जिले में है। आप देखिए खंडवा खरगोन देखेंगे दोस्तों तो ये महाराष्ट्र की सीमा से स्पर्शित राज्य हैं और भारत में सबसे पहली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुरू हुई थी दोस्तों वो शुरू हुई थी मुंबई से। और मुंबई से क्यों शुरू हुई थी दोस्तों? कोई भी इंडस्ट्री कहीं से भी शुरू होती है उसका कारण उसका रॉ मटेरियल है और यहाँ से रॉ मटेरियल प्राप्त इजीली हो जाता था क्योंकि यहाँ पर कपास की खेती इस पूरे रीजन में यानी कि महाराष्ट्र में, सदर्न मध्य प्रदेश में और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है क्योंकि यहाँ पाई जाती है काली मिट्टी जो कि संबंधित है दोस्तों मालवा के क्षेत्र से। ठीक, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मक्का उत्पादन छिंदवाड़ा जिले में होता है। ठीक है, और यहाँ पर कॉर्न फेस्टिवल भी मनाया गया। 1956 में कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था? तो विदर्भ का क्षेत्र था। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़, ये डिस्कशन हमने कर लिया दोस्तों, याद रखिएगा। 2021 में किस जिले को नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया है? तो दोस्तों 2021 में पहले ये संभाग हुआ करता था, होशंगाबाद संभाग का नाम था नर्मदापुरम। अब दोस्तों होशंगाबाद का नाम बदल कर ही दोस्तों क्या रख दिया गया है? नर्मदापुरम। ये अभी नई घोषणा की गई है सीएम ऑफ एमपी यानी कि मामा जी के द्वारा। ये एक नई घोषणा है, इसे याद रखिएगा। होशंगाबाद के नाम को बदल के रख दिया गया है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो जबलपुर सबसे। फिर ये अलीराजपुर जिले की जो जोवट क्षेत्र है 1965 के पूर्व किस रियासत का भाग था? तो ये मध्य भारत का भाग था। मध्य प्रदेश में प्रस्तावित 53वें और 54वें जिले कौन कौन से हो सकते हैं? तो ये है दोस्तों नागदा और बागली। किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था दोस्तों? तो ये कलचुरी वंश। मैं हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन अगले वीडियो में लाऊंगा। मंडला किस वंश की राजधानी थी दोस्तों? गोंड शासकों की राजधानी थी। मध्य प्रदेश में अवंती किसे कहा जाता है दोस्तों? तो उज्जैन को कहा जाता था। राज्य जो रानी दुर्गावती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की रानी कहलाती थी दोस्तों? तो वो थी दोस्तों मंडला। और दोस्तों ये गोंड वंश से संबंधित थी रानी दुर्गावती। इनकी कहानी पढ़िएगा, काफ़ी साहसी कहानी है रानी दुर्गावती की। ग्वालियर के सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये इनका रणकोजी सिंधिया नाम रखा गया था। लेकिन ग्वालियर राज्य की जो स्थापना दोस्तों की गई थी वो की गई थी महदजी सिंधिया के द्वारा। तो ये दोनों डिफरेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गंधदेव किस वंश के शासक थे? तो जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश के शासक थे गंधदेव। इन्होंने ही जेजाक भुक्ति के चंदेलों की शुरुआत की थी। रानी रूपमती का संबंध किस क्षेत्र से था? तो मांडू के क्षेत्र से था। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किस दुर्ग को कहा जाता था? तो ये कहा जाता है ग्वालियर। और अभी मैंने आपको बताया भी है कि इसे वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि यूनेस्को ने इसे अपने अंडर में ले लिया है और इसका अब पूरा तरह से जीर्णोद्धार और विकास किया जाएगा यूनेस्को के द्वारा। अमझेरा रियासत का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है दोस्तों? तो ये धार से है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था दोस्तों? अलीराजपुर में हुआ था चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म, याद रखिएगा। और आजाद जी ने अपने आप को गोली कहाँ मानी थी? तो दोस्तों वो आजाद पार्क है, वो है प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने, आप सभी जानते होंगे। ये भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। गुर्जर अभिलेख मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? दतिया के क्षेत्र संबंधित है गुर्जर अभिलेख। इस अभिलेख में अशोक का नाम क्या आया है? तो इस
इसी अभिलेख में, सॉरी, जो गुर्जरा अभिलेख इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी अभिलेख में सम्राट अशोक का जिक्र प्रथम बार देखने को मिला है। किस राजवंश ने मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था? तो दोस्तों वो थे चंदेल शासक। किस राजवंश ने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया? तो वो थे दोस्तों सवाई राजा जय सिंह। आपको कमेंट में बताना है दोस्तों कि जो राजा जय सिंह थे उन्होंने भारत में कहाँ कहाँ जंतर मंतर का निर्माण करवाया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, कमेंट में बताइए जंतर मंतर कितने भारत के किन किन जगहों पर स्थित हैं। रानी अवंतीबाई का संबंध कहाँ से है? तो रामगढ़ मंडला से है। 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन थी? तो दोस्तों थी भील। भीलों ने काफी लंबा विद्रोह किया था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कभी परमार राजाओं की राजधानी हुआ करता था? तो दोस्तों वो था धार। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? दोस्तों तो नीमच छावनी से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका बैकग्राउंड आप समझ लेंगे तो आपने पढ़ा होगा मंगल पांडे जी के नाम से। मंगल पांडे जी ने जब विद्रोह किया तो उस विद्रोह के बाद 1857 की क्रांति शुरू हुई और उन्हें जब फांसी की सज़ा दे दी गई थी तो उस विद्रोह ने अग्नि का काम किया और साथ ही साथ ये पूरे भारत में फैली। 1857 की क्रांति के अपने अलग अलग परिणाम हैं, कई सारे व्यूज़ हैं, आप हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में पढ़ सकते हैं। हम आगे देखते हैं तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी? दोस्तों तात्या टोपे को फांसी दी गई थी शिवपुरी में। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी? शिवपुरी में। बिंदुसार की मृत्यु के समय जो अशोक एक प्रांत के गवर्नर हुआ करते थे, उस प्रांत की पहचान किस नाम से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। उसे उज्जैन का प्रांत माना गया है। कौन सा राजा ध्रुपद संगीत के संरक्षक माने जाते थे? तो दोस्तों वो थे राजा मानसिंह तोमर। मानसिंह तोमर की नगरी कौन सी थी? कमेंट करके बताइए। भरूच स्तूप की खोज किसके द्वारा किस जिले में हुई थी? तो लॉर्ड कनिंघम ने की थी और ये है दोस्तों मेरा प्यारा जिला सतना, मध्य प्रदेश। ठीक, ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट। 1993 में सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी के कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। त्रिपुरी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को कहा जाता था? तो दोस्तों ये था जबलपुर। प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य मध्य प्रदेश से ही प्राप्त हुआ, ये बात क्लियर है, लेकिन कहाँ से? तो दोस्तों है एरण। एरण से भारत के प्रथम प्रचलन, मतलब सती प्रथा के प्रचलन के जो साक्ष्य मिले थे वो मध्य प्रदेश के एरण से ही प्राप्त हुए हैं। बौद्ध ग्रंथों में उज्जैन नगरी का नाम क्या था? तो इसे अच्युतगामी कहा जाता था बुद्धिज्म के लिटरेचर्स में। महाभारत कालीन संदीपनी आश्रम कहाँ है दोस्तों? तो वह है उज्जैन। श्री कृष्ण यहीं पढ़ाई करने आए थे दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण महाभारत के अनुसार वो यहीं आए थे पढ़ाई करने। रामायण में वर्णित निषाद जाति, आपने अगर अभी हाल ही में जो लॉकडाउन 1 था उसमें आपने देखा होगा रामायण का प्रसारण किया गया था, तो निषाद कम्युनिटी जो एक वृहद क्षेत्र में निवास करती है वो उस वक्त दोस्तों सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणियों में निवास करती थी और निषाद राजा जो थे उन्होंने श्री राम जी का वहाँ पर स्वागत भी किया था, उनके मित्र थे वो। ठीक, याद रखिएगा। पन्ना राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो चंपत राय के पुत्र छत्रसाल ने की थी, राजा छत्रसाल ने की थी पन्ना राजवंश की स्थापना। झांसी की रानी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 18 जून 1858। उसका बैकग्राउंड दोस्तों आप जानते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने यह नीति अपनाई थी कि जिसका कोई पुत्र नहीं था खुद का, वो दत्तक पुत्र को अपने राज्य को सौंप नहीं सकता, वो राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा। और उस नीति के कारण रानी लक्ष्मीबाई ने उसका विरोध किया, अंग्रेजों से युद्ध हुआ, रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई और इसीलिए कहा जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। 18 जून 1858 ग्वालियर। झांसी की रानी की जो उनका जो पूरा नाम था वो था मणिकर्णिका और अभी एक बहुत शानदार मूवी बहुत शानदार गानों के साथ आई थी जिसका नाम था मणिकर्णिका, जिसका अभिनय किया है इस बार की नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड जिन्होंने जीता है, उनका नाम है कंगना रनौत। और इनकी मूवी मणिकर्णिका बहुत अच्छी मूवी है, आप सभी देखिएगा। तो मणिकर्णिका का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था और वो दरअसल मध्य प्रदेश की
मध्य प्रदेश के झांसी के राजा के साथ उनका विवाह हुआ था। आप बता सकते हैं कमेंट में कि किस राजा के साथ मणिकर्णिका का विवाह हुआ था। कमेंट में बताइए, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की थी? तो विष्णु वाकड़कर जो थे उन्होंने भीमबेटका गुफाओं की शुरुआत की थी। बहुत ही नोन पर्सनालिटी थे, बड़े ही व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे ये विष्णु वाकड़कर। इनके बारे में भी आप पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है इनका नाम, इनका व्यक्तित्व। नागदा पुरातात्विक स्थल की जो स्थल है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों ये है चंबल नदी के तट पर। अगली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। इक्ष्वाकु के पुत्र के नाम पर दंडकारण्य, इसका भी जिक्र रामायण में मिलता है, नाम पढ़ा। उनके पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? तो दंडक पुत्र का नाम था। जो इक्ष्वाकु के पुत्र थे उन्हीं के नाम पर दंडकारण्य वन का नाम है। और अभी दोस्तों दंडकारण्य का जो वन क्षेत्र है वो वर्तमान में माओवादियों के लिए सबसे सुलभ स्थल माना जाता है। और हाल ही में सबसे बड़ी घटना हुई थी, हमारे बहुत सारे सीआरपीएफ के जवानों ने वीरगति को प्राप्त हुए थे माओवादी एक्शंस के बाद। तो दंडकारण्य क्षेत्र एक इम्पॉर्टेंट क्षेत्र। एक मूवी भी आई थी दोस्तों, आपने देखा होगा, राजकुमार राव की मूवी है न्यूटन। न्यूटन मूवी में भी इस क्षेत्र में उनकी ड्यूटी लगती है इलेक्शन में, और काफ़ी अच्छी मूवी आप देखिएगा राजकुमार राव की, राइट। राजकुमार राव की मूवी है न्यूटन, और उनकी जो ड्यूटी लगती है इलेक्शन में वो दंडकारण्य क्षेत्र में ही आती है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले से अंतर्गत आती है दोस्तों? तो दोस्तों रायसेन के अंतर्गत, सॉरी स्लाइड चेंज हो गई है, आप थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा उसको। नागराज के पुत्र मुचुकुंद ने नर्मदा के किनारे एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, जो कालांतर में एक नाम से प्रसिद्ध हुआ, और वो नाम अभी बहुत प्रसिद्ध हुआ दोस्तों। उसका नाम था महिष्मती। तो महिष्मती पुराना नाम है महेश्वर। महिष्मती साम्राज्यम अस्माकम, में आपने सुना होगा बाहुबली का एक फेमस सॉन्ग। मध्य प्रदेश के किस जिले में परशुराम का आश्रम है? तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित मंडला जिले में परशुराम का आश्रम है। बाणभट्ट की कादम्बरी के अनुसार किस शासक ने विंध्य के पर्वतीय क्षेत्र और नर्मदा के उत्तरी भाग में अपना शासन किया था? तो हर्षवर्धन के काल में हर्षवर्धन ने किया था। और बाणभट्ट हर्षवर्धन कालीन दोस्तों शासक फेमस राइटर थे, रचनाकार थे। बाणभट्ट ने ही कादम्बरी की रचना की थी, ठीक। ग्वालियर स्थित सास बहू के विष्णु मंदिर का निर्माण कछवाहा शासक महिपाल ने करवाया था, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब पेरिल्स ऑफ एथरीना सी नामक पुस्तक में उज्जैनी नगरी को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो दोस्तों यह है ओजनी, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओरछा की स्थापना किस राजा ने की थी? तो राजा रुद्र प्रताप ने 1531 ईस्वी में ओरछा की स्थापना की थी। ओरछा के संबंध में मैंने आपको कई सारी इंफॉर्मेशन बता दी है। आपको बताना है कि यहाँ पर किस राजा का महल स्थित है, कमेंट में बताइए, ठीक। किस राजा का महल स्थित है, इंपॉर्टेंट है। धर्मत का युद्ध 1658 में अंग्रेजों और शहजादे दारा के बीच में हुआ था, दारा सिकोह के बीच में हुआ था। यह किस शहर के समीप हुआ था दोस्तों? तो ये उज्जैन के समीप ही हुआ था। 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान शिवनी के गांधी चौक पर किसने नमक बनाकर सत्याग्रह की शुरुआत की थी? तो दोस्तों ये थे दुर्गा शंकर मेहता, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी? तो दोस्तों पाली ग्रंथों के हिसाब से पता चलता है कि अवंती की राजधानी क्या थी दोस्तों? उज्जैनी। और जो बुद्धिज्म के मैक्सिमम लिटरेचर आपको मिलेंगे दोस्तों वो पाली भाषा में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 1 और पार्ट ए ऑफ एमपी बेस्ड फैक्ट सीरीज, ठीक दोस्तों। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मैंने थोड़ा जल्दी बोला है, उसका कारण है दोस्तों कि मुझे बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करना था और मैं चाह रहा था कि वीडियो छोटा बने। आप वीडियो के प्ले सेटिंग को थोड़ा धीमा करके आप सुन सकते हैं। इसके हर एक पॉइंट को नोट करते चलिए। अपने व्यूज़, अपने रिस्पॉन्स, अपने कमेंट मुझ तक पहुँचाइए। अगर दोस्तों आपको ये प्रयास मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। मैं इसका पार्ट 2 और भी इंफॉर्मेटिव आपके लिए बनाऊंगा और भी सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन विद एक्सप्लेनेशन आप तक लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों एट लास्ट VCI के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने व्यूज़, अपने रिस्पॉन्स मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ। दोस्तों मैं अंकित शर्मा मिलता हूँ आपको
अगले पार्ट में। थैंक यू, टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ, और कोविड-19 से अपने अपने परिवार की रक्षा जरूर रखना है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.